तो नमस्कार 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 एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए और होना भी चाहिए भाई साहब। तो आज क्या है, आज कौन सा लेक्चर है? आज हमारा चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी चैप्टर का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम बेसिक बेसिक चीजें सीखे थे कि एपी जैसे कि आपके लिए एक नया वर्ड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका मतलब क्या है, टर्म्स वगैरह हम लोग सीखे थे। आज हम इस लेक्चर में मैंने आपको nth टर्म का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लास्ट में आपको दिया था, उसका फॉर्मूला भी दिया था पिछले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम nth टर्म के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे, मतलब क्वेश्चन का बौछार होने वाला है भाई साहब, खाली बारिश होने वाला है क्वेश्चन का। बहुत सारे तगड़े तगड़े सवाल करने वाले हैं आज। माइक तो नहीं है ना भाई साहब? अरे अरे थोड़ा सीधा कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जबरदस्त करने वाला nth टर्म के ऊपर। उससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं, पहले मतलब पिछले लेक्चर में आपको nth टर्म का एक फॉर्मूला दिया था, कैसे निकाला था मैं पिछले लेक्चर में समझाया हूं। मैंने आपको फॉर्मूला दिया था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, ये कैसे निकला डिराइव करके मैं आपको पिछले लेक्चर में दे चुका हूं। अगर आपको देखना है कि कैसे डिराइव हुआ है, पिछले लेक्चर का लास्ट 10-15 मिनट्स या 5-10 मिनट्स देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा भाई साहब। यही फॉर्मूला आज का पूरा लेक्चर में यूज होने वाला है, ठीक है। सेकंड लेक्चर ये, थर्ड लेक्चर हम सम ऑफ एन टर्म्स करने वाले हैं, फोर्थ लेक्चर हम कुछ केस बेस्ड स्टडी और एप्लीकेशन बेस्ड मतलब करके ये चैप्टर को खत्म करेंगे ऑलमोस्ट 4 लेक्चर में। आज इसका सेकंड लेक्चर है भाई साहब। तो मैंने आपको बता दिया सेकंड लेक्चर में क्या करना है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले ये चीज ध्यान में रख लो, ये है फॉर्मूला ए एन मतलब इसको हम nth टर्म थोड़ा सा बोल देता हूँ, ठीक है। इसको हम nth टर्म बोलते हैं। ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। एन मतलब तो एन इधर जो है, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। डी मतलब क्या? डी मतलब कॉमन डिफरेंस। डी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है मैं आप सब पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कोई भी क्वेश्चन आए मतलब nth टर्म के ऊपर, मतलब आज का लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन मतलब लिटरली कोई भी क्वेश्चन आए, उसमें आपको दो चीजें याद रखना है। दो चीजें मतलब याद रखना है, मतलब या तो क्वेश्चन में दिया हुआ आपको फाइंड आउट करना है, मतलब किसी भी तरीके से आपको ये दो चीज पता होना चाहिए अगर आपको एपी निकालना है तो। एक चीज क्या? एक चीज है फर्स्ट टर्म, एक चीज फर्स्ट टर्म। पहला चीज जो है, आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए कि कोई भी एपी का फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। ये दो चीज, मेन चीज क्या, एक है ए एक है डी, ये दो चीज आपको पता होना चाहिए कोई भी एपी के बारे में, तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन में अप्रोच यही लगाना है हमको। अप्रोच क्या लगाना है? अप्रोच यही लगाना है कि हमको सबसे पहले हमारे दिमाग में यही चलना चाहिए क्वेश्चन रीड करने के बाद, कि क्वेश्चन के जो नीड के हिसाब से कि हमको ए और डी क्या क्या निकालना है, दिया है नहीं दिया है, करना है क्या करना है, वो मैं क्वेश्चन करते वक्त आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं यार, शायद ब्लू मार्क थोड़ा सा अच्छा नहीं था ना, वी विल चेंज इट अगर जरूरत पड़ा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको रब कर देते हैं भाई साहब, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो 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 चलो, पहला क्वेश्चन मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा कैच पकड़ने के लिए, थोड़ा सा रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर तो नहीं, मतलब थोड़ा सा एक बहुत सा बेसिक सा सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कोई एक एपी है, ठीक है, कोई एक एपी मतलब कोई एक एपी आपको निकालना है। अगर मैं आपको बोलूं आपके पास ए है 4 और डी है -3, ए है 4 और डी है -3, आप इसका एपी निकालो। आप इसका एक एपी निकालो। अगर आप एक एपी निकालो जिसका, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, आप एक ऐसा एपी निकालो जिसका पहला टर्म मतलब ए 4 है और डी -3 है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो -3 है और फर्स्ट टर्म जो है 4 है। मैंने क्या बोला? कोई भी एपी निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, एक है फर्स्ट टर्म जो कि ए और एक है कॉमन डिफरेंस जो कि है डी। हमको पता है इधर वो दो चीजें, ए भी पता है डी भी पता है, तो एपी निकालो। कैसे निकालेंगे? देखो, फर्स्ट टर्म मतलब एपी निकालने के लिए क्या होता है, A1 A2 A3 ऐसा हमको एपी निकालना होता है। तो A1 तो हमको दिया है ऑलरेडी, 4 हमको दिया है, मतलब हमको A1 या फिर A तो हमको दिया है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद सेकंड टर्म A2 आएगा। A2 कैसे निकालेंगे भाई साहब? A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? A प्लस डी, मतलब A1 प्लस डी, ए या फिर A1 प्लस डी। वैसे ही A3 निकालने के लिए D के साथ A2 को प्लस करना पड़ेगा, ये हम पिछले लेक्चर में सीखे हैं। तो 4, उसके बाद A2 निकालने के लिए A1 प्लस D, मतलब 4 के साथ प्लस, मतलब 4 प्लस -3, ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस -3, तो ये हो जाएगा 1, सेकंड टर्म आएगा। फिर 1 के साथ D प्लस करो थर्ड टर्म निकालने के लिए, 1 -3, 1 माइनस मतलब 1 प्लस -3 फिर 1 -3, तो ये हो जाएगा -2, -2। 3 निकालोगे मैक्सिमम सही है, लेकिन हम 4-5 निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौथा टर्म कैसे निकालोगे? इसके साथ प्लस डी करो, -3, तो ये हो जाएगा -5,
ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा -8। ऐसे ऐसे आपके आते चलेंगे, आप जैसे जैसे डी प्लस करते हो तो ये अपना एपी निकल गया भाई साहब। तो ऐसा कुछ निकालना है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया बस। एपी कैसे निकालना है, अगर ए दिया है और डी दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर, थोड़ा थोड़ा तगड़ा तो नहीं बोलूंगा, मतलब बेसिक से शुरू करेंगे, मैं आपको एडवांस में लेके जाऊंगा, ठीक है। जहां जहां थोड़ा सा लेवल अप करूंगा मैं आपको बता दूंगा कि कहां लेवल अप हो रहा है, कितना लेवल अप हो रहा है, ठीक है, वो चीज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहला सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं भाई साहब। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि फाइंड 18th टर्म ऑफ द एपी, फाइंड 18th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या दिया है, एपी दिया है √2, 3√2, 5√2। भाई साहब ये आपको एपी दिया, मैक्सिमम 3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम 3 ही जरूरत होता है हमको एपी में, क्योंकि हमको कॉमन डिफरेंस के लिए 2 जरूरत होता है और एक चेक करने के लिए और पहला टर्म, तो हमको मैक्सिमम 3, 4 अपना इच्छा जा सकते हो, नहीं जा सकते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है वैसे। अब क्या करना है, ये क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या फाइंड करने बोला है हमको, 18th टर्म फाइंड करने बोला है, मतलब A18 फाइंड करना है, A18 फाइंड करना है। n क्या है, हमको n क्या दिया है, n18 दिया है, पोजीशन 18 दिया है, तो 18th पोजीशन पर मतलब A18 फाइंड करना है, 18th टर्म फाइंड करना है ये एपी का। कोई भी एपी का फाइंड करने के लिए कुछ भी, या तो 18th टर्म या तो एपी फॉर्म करने के लिए हमको ए चाहिए होता है, डी चाहिए होता है। तो ए क्या है अपने पास, ए तो अपने पास √2 है, हमको दिख रहा है। डी क्या है अपने पास, 3√2 -√2, क्या हो जाएगा 2√2। तो ए और डी पता चल गया, अब निकाल दो 18th टर्म। A18 इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं, n-1 मतलब 18 -1 17d, a प्लस 17d, पिछले लेक्चर में ये सब बता चुका हूं, ठीक है, ओके। ए क्या है √2 प्लस 17, डी क्या है 2√2, तो √2 प्लस 17 इंटू 2 अगर अपन करें, ये मार्कर शायद चल नहीं रहा, ठीक है, तो हम एक अच्छा सा मार्कर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35√2 इज योर आंसर भाई साहब, हम एक अच्छा सा मार्कर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, 35√2 होगा। 18th टर्म क्या होगा, 35√2 इज योर 18th टर्म। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, कुछ रिपीट करने वाला चीज नहीं है। हमको बोला था कि 18th टर्म फाइंड करो ये एपी का, जिसका ए है मतलब फर्स्ट टर्म है √2 और जो कॉमन डिफरेंस है डी हम निकाले 2√2, उसको यूज करके 18th टर्म निकाला, हम निकाल दिए। फॉर्मूला पुट किया, A18 इक्वल टू a प्लस 17d, एक कम रहता है a प्लस 17d। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, घड़ी देख रहा हूँ, नहीं माइक बोल रहा हूँ, क्या मार्कर चेंज कर लेता हूं ताकि हमको दिखे, या फिर एक साथ मार्कर माइक चेंज करेंगे, ठीक है, एक साथ मार्कर माइक चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम ब्लैक में ही थोड़ा सा मैनेज करते हैं, ठीक है, ब्लैक में ही थोड़ा सा मैनेज करते हैं, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन तक हम ब्लैक में ही मैनेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी पूरा बेसिक सवाल चल रहा है, बहुत बेसिक सवाल चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। nth टर्म फाइंड करना है एपी का, ऑफ एपी। एपी क्या दिया है, 13 8 3 -2, 13 8 3 -2 डॉट डॉट, यही दिया है 13 8 3 -2। बहुत बढ़िया, चलो ब्लैक से कंटिन्यू करते हैं, या फिर अपने पास अगर ये है तो इससे हो सकता है, लेट्स सी, हाँ ये भी थोड़ा बहुत सही चल रहा है। हमको बोला है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला थे, 18th टर्म निकाले थे, क्या निकाला था 18th टर्म। इधर बोल रहा है nth टर्म निकालो ये एपी का, इधर बोल रहे हैं nth टर्म निकालो ये एपी का, इधर बोला nth टर्म निकालो ये एपी का। भाई 18th टर्म मतलब क्या, जो टर्म 18th पोजीशन पे हुआ, जो टर्म 18th पोजीशन पे होगा हम वो निकालें। nth टर्म मतलब जो n पोजीशन पर होगा, n पोजीशन मतलब कोई भी पोजीशन, n मतलब कोई भी पोजीशन, फलाना निकाला x y z किसी भी पोजीशन पे तो होगा। 18th टर्म मतलब जैसे 18 पोजीशन पे, nth टर्म मतलब nth पोजीशन पे, मतलब n पोजीशन पे। n पोजीशन n क्या है हमको नहीं पता, हमको फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो निकालने के लिए क्या हमको क्या चाहिए, a और d, a और d, a और d। a क्या है भाई साहब, a है 13, d क्या है भाई साहब, d है 8 माइनस 13, तो ये हो जाएगा अपने पास -5, d माइनस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैं आपको करा चुका d माइनस में भी। तो nth टर्म मतलब an इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, a प्लस n-1d, n तो हमको पता है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। a क्या है 13 प्लस n-1d, क्योंकि n तो आपको पता नहीं, n-1, d क्या है -5, बहुत बढ़िया। 13 प्लस -5n प्लस 5, इधर ब्रैकेट अगर लगा दे, 13 -5n प्लस 5, तो ये हो जाएगा 18 -5n,
18 माइनस 5n। भाई साहब ये भी अबे भाई इतना जल्दी कैसे खत्म होगा, इतना जल्दी कैसे हो रहा है भाई, एक ही भाई इतना इतना में भाई वो ये क्या है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम चेंज कर देंगे। ठीक है अपने पास बहुत सारा है। समझ में आया। जैसे nth टर्म कंफ्यूज नहीं होने का, nth टर्म क्या है, nth टर्म n पोजीशन पे कोई टर्म होगा, n पोजीशन पे कोई होगा, कोई वैल्यू होगा, कोई टर्म होगा एपी में इधर होगा कोई, तो वो है 18 माइनस 5n। जब हमको n का वैल्यू मिल जाएगा तो हम एक्यूरेट वैल्यू बता सकते हैं। जैसे हमको इधर nth टर्म मतलब n का वैल्यू नहीं दिया था, एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिया था, तो हमारा nth टर्म का वैल्यू भी एक्यूरेट नहीं आएगा। उधर 18th टर्म एक्यूरेट वैल्यू दे दिया था 18, तो उधर एक्यूरेट टर्म निकल गया। जो क्या निकला अपने पास, तो 35√2 निकल गया। लेकिन इधर दिया ही नहीं है एक्यूरेट टर्म, तो एक्यूरेट वैल्यू दिया नहीं तो एक्यूरेट वैल्यू निकलेगा भी नहीं। n में दिया था तो n में निकला। ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े भाई साहब, आगे बढ़े आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं चलो करवा एक क्वेश्चन करने के बाद उसके बाद मार्कर और माइक दोनों चेक कर लेंगे। ठीक है, माइक अगर पहला लेक्चर में हो तो माइक का थोड़ा सा इशू रहता है, ये आपको पता, मतलब माइक तो थोड़ा सा इशू रहता है। मैं 20 मिनट आधा घंटा में एक बार चेंज बोल रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ। ठीक है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है। कैलकुलेशन ढंग से करोगे आंसर पूरा परफेक्ट एंड क्लियर क्लियर आएगा। ठीक है चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब। क्वेश्चन बोल रहा है इन एन एपी, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। चलो फर्स्ट लिख देता हूं, उसके बाद आपको बता। ठीक है चलो देखो भाई साहब, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोला है इन एन एपी, कोई एपी है, हमको नहीं पता कोई एपी है और दिया भी नहीं है। चलो ठीक है, कोई एपी है, उसमें ए दिया है, ये कुछ ए दिया है 7.2, डी दिया है 3.6, और मजेदार बात यह है कि हमको ए एन भी दे दिया है जो हमको निकालना होता है। हमको ए एन भी दे दिया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। वो बोला है एन फाइंड करो। हमको ए एन दिया मतलब nth टर्म का वैल्यू दे दिया है, हमको डी मतलब कॉमन डिफरेंस दे दिया है, ए मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू दे दिया है। तो हमको क्या पता है, एक फॉर्मूला पता है, क्या है वो फॉर्मूला, ए एन, अरे नहीं इसमें नहीं करते हैं, ब्लॉक में करते हैं, ये दिख नहीं रहेगा शायद। ठीक है, तो हमको एक फॉर्मूला पता है, क्या है, ए एन, क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ये एक फॉर्मूला हमको पता है। ए एन हमको क्या दिया है वैल्यू 7.2, मैंने बोला बहुत बढ़िया, पुट कर दो, बस जो दिया है पुट कर दो, अपने आप निकल जाएगा। ए क्या है -7.2, मैंने बोला और बढ़िया, प्लस एन तो हमको निकालना है, ठीक है, एन माइनस 1, डी क्या है 3.6। अब बस इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारे पास ये कैलकुलेशन पार्ट है, सॉल्व कर दो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दो आंसर निकल जाएगा। ये -7.2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 14.4, 14.4 इक्वल टू 3.6n माइनस 3.6, तो ये कुछ हो जाएगा 3.6n इक्वल टू, ये अगर इधर आके प्लस होगा तो 18 हो जाएगा आई थिंक। ठीक है 18, तो n इक्वल टू 18 अपॉन 3.6, तो n इक्वल टू इधर घटेगा 18 इंटू 10 अपॉन में 36, तो अगर आप इधर काटोगे 2 9 जा, ठीक है 2 9 जा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा, 2 9 जा, 9 से 9 गया, n आ गया 5, n आ गया 5, n आ गया 5, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। n आ गया भाई साहब अपने पास 5, कुछ नहीं था, हमको बस ये एक फॉर्मूला पता था। क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया, डी का वैल्यू दिया, एन का वैल्यू दिया, हमको एक फॉर्मूला पता था, वही एक फॉर्मूला में पुट कर दिया, एन निकल गया, एन निकल गया। बस मैंने बोला ना इस लेक्चर में यही एक फॉर्मूला यूज होगा। कोई भी क्वेश्चन आए, ए डी ये वाला फॉर्मूला, ए डी ये वाला फॉर्मूला, 3 चीज हमको दिमाग में रखना है, सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का थोड़ा सा बेस समझना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं थोड़ा सा माइक चेक और मार्कर भी चेंज कर लेता हूं। ठीक है ओके, तो भाई साहब आई एम बैक। ठीक है, मार्कर बोर्ड फोर्ड सब साफ कर दिया, मार्कर चेंज कर दिया, माइक चेक कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। यार मैं इतना जल्दी कभी स्टॉप नहीं करता हूं, ऐसे लेक्चर पहली बार मैं 14 मिनट्स पे स्टॉप किया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आरडी सना क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, मैं भी तुम अटक सकते हो तो पहले मेरा सॉल्यूशन देख लो, कोई बात नहीं, आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है ये। क्या बोला है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी, एपी दिया है 3 8 13, कुछ भी एपी दिया है, ठीक है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 248। हमको बोला है कौन सा टर्म एपी का 248 होगा, मतलब सपोज कोई एपी दिया है 2 4, ठीक है 6 8 10 12 14, ऐसा एपी, ऐसा एपी है, आगे बहुत 2 का मल्टीपल है, मतलब एपी आगे चलते जाएगा। ठीक है, हमको बोला जैसे इधर 5th टर्म में एपी है, मतलब 5th टर्म, मतलब इस एपी में 5th टर्म है 10, मतलब ये क्या है, ये क्या है 5th टर्म, हाँ
व्हिच टर्म ऑफ द एपी, हाँ ये फिफ्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, हुई ये फिफ्थ टर्म है। हमको बोला है कि ये कौन सा टर्म होगा। जैसे सपोज ये वाला एपी के रिप्लेसमेंट में ये दिया है, जैसे इधर फिफ्थ टर्म में ये वाला है, मतलब 10 है। हमको बोला है इस बेसिस पर अगर हम क्वेश्चन बनाए कि 10th ये वाला एपी में 2 4 6 8 ये वाला एपी में 10th कौन सा टर्म में आएगा, कौन सा टर्म में 10th आएगा, आंसर है फिफ्थ टर्म। वैसे इधर निकालेंगे 248 इस वाला एपी में कौन सा टर्म में आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, कैसे जानेंगे, हमको तो नहीं पता। लेट nth टर्म, लेट हम क्या बनेंगे, लेट nth टर्म, लेट nth टर्म बी 248, लेट nth टर्म बी 48। कोई टर्म होगा, nth टर्म मतलब कोई टर्म होगा, हमको तो नहीं पता भाई जब कौन टर्म होगा, तो हम लेट कर ले, लेट nth टर्म। nth टर्म मतलब कोई एक n टर्म होगा जिसका वैल्यू 248 होगा। nth टर्म मतलब क्या, हमको क्या होता है, nth टर्म मतलब an इक्वल टू 248 हमने माना है। हमको क्या पता है, एक फॉर्मूला पता है, उसको पुट करते हैं, a प्लस एन माइनस 1d, an का फॉर्मूला उसी के नीचे पुट किया, ठीक है, इक्वल टू 248। अब a क्या है, d क्या है, इधर से तुम पता लग सकते। अब लिखना जरूरी नहीं है, ad फॉर्मुलेटी के लिए 3-4 क्वेश्चन में लिख रहा था, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता लिखना जरूरी है। a तो हम तुम इधर डायरेक्ट देख सकते हो 3 प्लस n माइनस 1, n तो हमको निकालना है। d क्या है, d क्या है 5, d क्या है 5 248, ठीक है। 3 प्लस 5n माइनस 5, 5 को n के साथ मल्टीप्लाई, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस 5n इक्वल टू 248। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, 5n -2 इधर जाएगा +2, तो हो जाएगा 250, 250, तो ये n हो जाएगा 50, n हो जाएगा 50, 50th टर्म, ये हो जाएगा अपने पास आंसर। आंसर हो जाएगा 50th टर्म, मतलब 50th टर्म में, जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे 50th टर्म में जब आप ये एपी लिखते जाओगे आपको 248 आंसर मिलेगा। अब थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अप हो रहा है, थोड़ा सा लेवल में बढ़ा रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन के बाद। ये एक थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन था, इसके बाद और थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन, लेवल अप क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करते चलेंगे, ठीक है। आंसर आपने सही है, बिल्कुल सही है, 50th टर्म पे। समझ में आया। क्वेश्चन में और एक बार रिपीट करो, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन क्या है, तो हर तरह के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा इस लेक्चर में, हर तरह के क्वेश्चन एपी के nth टर्म में जैसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है ट्राई करूंगा मैक्सिमम, या हर तरह का क्वेश्चन कवर कर देने के लिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है एपी से, तो हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए ट्राई करूंगा, ठीक है। क्या है, कोई मतलब कौन सा टर्म ऐसा होगा ये एपी का जिसका वैल्यू जिस टर्म पे 248 आ रहा हो, कौन सा टर्म होगा। हम निकाले 50th टर्म, कैसे निकाले, हमने माना कि हमको नहीं पता कौन सा टर्म में 248 आएगा, तो लेट nth टर्म में 248 आएगा। nth टर्म मतलब an का एक फॉर्मूला पता है, वो पुट कर दिया, ad हमको दिया था, मतलब क्वेश्चन से निकाल लिए, आंसर निकल गया 50th टर्म। आगे बढ़े एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं भाई साहब, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं और एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई साहब, हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। चलो भाई साहब, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी, चेक वेदर बोल रहा है चेक करो कि, मतलब की नहीं लिखना है, -150 इज ए टर्म, चेक वेदर -150 इज ए टर्म of the AP क्या है AP 11852 ऐसा कुछ AP दिया है। बोला है कि तुम ये डिटरमाइन करो क्या कोई भी टर्म होगा, क्या कोई टर्म -150 हो सकता है इस AP में। क्वेश्चन को समझने के लिए ट्राई करो। मैं सपोज बोला, हम वही 2 वाला एग्जांपल हर क्वेश्चन में लेके चलेंगे। मैं सपोज बोला 2 4 6 8 10 12, वो बोल रहा है कि थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं ऐसे एग्जांपल लेके समझाता हूँ, क्योंकि ये एपी आधा दिया है, क्वेश्चन कुछ पूछा है, तो मैं भी तुम कंफ्यूज, तो समझाने के लिए मेरा तरीका है एपी में समझाने के लिए, ठीक है। देखो क्या बोला है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी, मतलब हमको बोला है कि ये जो एपी दिया है, फलाना कुछ भी एपी दिया है, इस एपी में क्या -150 आएगा आगे जाके, क्या इस एपी में जब हम आगे करते जाएंगे, एपी को एक्सपांड करते जाएंगे, क्या -150 आएगा, क्या -150 एक टर्म होगा। जैसे कि मैं इधर बोलूं, क्या इसमें 11 एक टर्म होगा, क्या इस एपी में 11 एक टर्म होगा, तुम बोलोगे नहीं 11 एक टर्म नहीं होगा, क्योंकि 8 है 10 है 12 है, तो 11 तो एक टर्म है ही नहीं इस क्वेश्चन में, 11 तो एक टर्म है ही नहीं इस क्वेश्चन में, 11 तो एक टर्म नहीं आ सकता ना, आंसर है नो। वैसा इधर ही हमको ये से नो बताना है कि
-150 एक टर्म आ सकता है कि नहीं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, आप क्वेश्चन करते क्या बोला है, चेक होगा। तो हमको नहीं पता कौन सा टर्म में आएगा कि नहीं। लेट सपोज हम मान के चलते हैं, लेट सपोज आ गया, लेट सपोज आया है, हमको पता नहीं ना आएगा कि नहीं आएगा, तो हम मान के चलते हैं कि हाँ आएगा, चलो कोई बात नहीं आएगा। तो आएगा तो nth टर्म, तो लेट nth टर्म मतलब लेट an इक्वल टू -150, लेट an इक्वल टू -150। अब an क्या है भाई साहब, फॉर्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू -150। a क्या है 11 प्लस n माइनस 1, d क्या है, d क्या है, d क्या है, d क्या है 3, मतलब -3 है ना। हाँ चलो 11 प्लस मतलब 11 प्लस क्या माइनस, भाई साहब डायरेक्ट माइनस लिखते हैं, -3n प्लस 3 इक्वल टू -150। तो ये क्या हो जाएगा 14 -3n इक्वल टू -150। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 164 इक्वल टू 3n। ठीक है, n इक्वल टू 3 1 जा 3 5 जा 15 3 8 जा 24, n इक्वल टू 58 ये सॉरी 15 15 1 सॉरी 14 मैं 24 समझ लिया, सॉरी 14 तो 3 4 जा 12 3 4 जा 12 डॉट मतलब सॉरी डेसिमल 2 बचेगा 2 20 3 6 जा 18 3 6 जा 18 मतलब ऐसा कुछ 54 पॉइंट कुछ 6 निकल रहा है, मतलब सॉरी ये नहीं है 54 पॉइंट कुछ 6 निकल रहा है, 54.6 प्लस समथिंग निकल रहा है। ठीक है, समथिंग निकल रहा है, ऐसा कुछ निकल रहा है, ऐसा कुछ निकल रहा है अपने पास n ऐसा कुछ निकल रहा है, 54.6 निकल रहा है। अब तो मुझे एक बात बता कि भाई कोई टर्म कोई nth टर्म 54.6 टर्म कोई हो सकता है क्या, 54.6 ऐसा कोई टर्म हो सकता है क्या 54.6 टर्म। अरे भाई फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, 50th टर्म होगा, 51th टर्म होगा, 53rd टर्म होगा, 54th टर्म होगा, 55th टर्म होगा, 54.6 टर्म कुछ हो सकता है क्या। अरे भाई तुम थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, कॉमन सेंस लगा भाई, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 1 2 3 4 5 5 टर्म हुआ, 6 टर्म हुआ, 7 टर्म हुआ, 7वां टर्म, 8वां टर्म, 9वां टर्म, 10वां टर्म। मैं क्या बोल सकता हूँ 10वां दशमलव 10 मतलब डेसिमल को दशमलव बोलते हैं, 10.7 टर्म कुछ हो सकता है क्या। ऐसा तो मैं बोलूंगा 1.2 टर्म, 1.3 टर्म, 1.4 टर्म, 1.5 टर्म, ऐसा तो करता चलूंगा। ऐसा कुछ हो सकता है क्या भाई, फर्स्ट टर्म आता है उसके बाद सेकंड टर्म आता है, 1.2 1.3 1.4 नहीं आता है। तो भाई ये हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। इससे हमको क्या पता चलता है, हम मान के चले थे कि हाँ -150 एक टर्म होगा इस एपी में। अगर एक टर्म होता तो इधर एक होल नंबर आता, अगर एक टर्म होता इधर एक होल नंबर नेचुरल नंबर आता, जीरो तो मैं भी नहीं आ सकते। ठीक है, इधर एक होल नंबर नहीं, एक इस एपी में कोई डेसिमल नंबर नहीं आया, इधर एक नेचुरल नंबर आता, इधर एक नेचुरल नंबर आता, लेकिन इधर एक नेचुरल नंबर नहीं आया, इधर एक नेचुरल नंबर नहीं आया, इधर एक नेचुरल, इधर 54.6 आया, इधर कोई भी होल नंबर नहीं आया, इधर कोई राउंड ऑफ वाला नंबर नहीं आया, 54.6 आया। भाई 54.6 कोई टर्म हो सकता है नहीं, तो इसीलिए हम मान के चले थे कि ये एक टर्म है, तो ये एक टर्म नहीं है, ये एक टर्म नहीं है। क्या बोलेंगे, नो -150 इज नॉट ए टर्म इन दिस एपी भाई साहब, इन दिस एपी भाई साहब, भाई साहब नहीं लिखना है, मतलब मैं बोल रहा हूं, ठीक है। नहीं, आंसर इज नो। ठीक है, ये है अपना एनसीईआरटी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा अलग तरह क्वेश्चन करते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन। ये एक पहला कॉन्सेप्ट की, ये एक अलग कॉन्सेप्ट, उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट पे कूदते हैं भाई साहब, और एक कॉन्सेप्ट कूदते हैं, और एक कॉन्सेप्ट, चलो और एक कॉन्सेप्ट पर कूदते हैं। चलो भाई साहब, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 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 डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। क्वेश्चन को समझो, बोल रहा है डिटरमाइन द 10th टर्म। ऐसा तो हम 10th टर्म 11th टर्म निकालते हैं, लेकिन इधर क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, 10th टर्म फ्रॉम द, इधर लिख दिया है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ऑफ द एपी। एपी क्या दिया है भाई साहब, एपी दिया है 4 9 14, एपी दिया है 4 9 14 डॉट 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 क्या दिया लास्ट टर्म 254। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ये फाइनाइट एपी है भाई साहब, फाइनाइट एपी, फाइनाइट इनफाइनाइट भी पढ़ा चुका हूं,
पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ एपी में, ये फाइनाइट एपी, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द 10th टर्म, हमको 10th टर्म निकालना है, ठीक है। 10th टर्म तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10 निकाल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, मेन चीज फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, क्या बोला है, फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ये चीज को सुन, एंड ये एपी का एंड से मतलब पीछे से 10th टर्म निकाल। मैं बोल रहा हूं पीछे से 10th टर्म निकाल, आगे से नहीं, आगे से तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 समझता हूं, A10 निकालेगा 10th टर्म, मैं A10 निकालने नहीं बोल रहा हूं, पीछे से मतलब A10 निकालने के लिए बोल रहा हूं। हमको पीछे से 254, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद उससे टर्म 10th टर्म में ऐसा ये पहला टर्म होगा अपना। ये बोल रहे हैं कि एंड से निकालने के लिए ना, मतलब पहला टर्म ये होगा, उसके बाद सेकंड टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म, उसके बाद फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म नहीं होगा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म कब हो रहा था, जब हमको खाली 10th टर्म दिया रहा था, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम दिस एपी या ऑफ दिस एपी, तब हमारा ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। लेकिन इधर बोल रहा है एंड से निकालो, मतलब पीछे से निकालो, पीछे से एपी का निकालो, कि पीछे से जो लास्ट टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म होगा। इस क्वेश्चन में जो लास्ट टर्म है, इस एपी में जो लास्ट टर्म है वो हमारा फर्स्ट टर्म, उसके बाद जो सेकंड लास्ट है वो हमारा सेकंड टर्म, थर्ड लास्ट वो हमारा थर्ड टर्म। तो ऐसे हम कैसे निकालेंगे, हमको तो लास्ट 254 मतलब खाली ए दिया है, हम डी कैसे निकालेंगे बच्चों, ए डी चाहिए रहता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 10th टर्म में निकालने के लिए क्या ए डी चाहिए, ए और डी, ए तो अपने पास ठीक है, ए 254 हमको समझ में आ गया, ए 254 ए क्यों है, डी कैसे निकालेंगे, और एक नंबर चाहिए। मैं बोला सुन, इसमें तरीका क्या लगाना है, तू इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 9 - 4 5, 9 - 4 5, इस एपी का कॉमन डिफरेंस 9 - 4, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है, 5, ये वाला एपी का 5 निकल रहा है। अब तुझे जो एपी का तरीका, ये मेरा ट्रिक है, ये ट्रिक याद रख कि अगर पीछे से निकालने के लिए बोला है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर पीछे से निकालने के लिए बोला है तो जो भी एपी दिया है उसका जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उसके बाद साइन चेंज कर देना, वो जो हमको रिक्वायर्ड एपी है उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। जैसे इधर जो गिवन एपी है वो है 5, हमको रिक्वायर्ड एपी क्या है, रिक्वायर्ड एपी क्या है, हमको रिक्वायर्ड एपी है 254, उसके बाद क्या आएगा, तो इस इधर डी होगा तभी तो हम सेकंड टर्म निकालेंगे। डी हम क्या कर देंगे, इधर जैसे 5 है साइन चेंज कर देंगे, अगर इधर माइनस होता तो प्लस कर देते, साइन ऑपोजिट साइड, इधर प्लस है -5 कर देंगे, 24 मतलब 24 बोल रहा 254 प्लस -5 मतलब 254 -5, तो ये हो जाएगा 251। उसके बाद 254 प्लस -5 मतलब 254 -5, ये हो जाएगा 246 241 मतलब 241, ऐसा ऐसा समझ में आ गया। ये हो गया हमारा एपी, इसका हमको 10th टर्म निकालना है, इसका हमको 10th टर्म निकालना है, ना कि इसका हमको 10th टर्म निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, और एक बार मैं रिपीट कर दूंगा नहीं तो, ठीक है। क्वेश्चन खत्म करने के बाद ए क्या है 254, डी क्या है अपने पास -5, कैसे निकाला आपको बता दिया मैंने, ठीक है। ए डी निकलेगा तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, A10 इक्वल टू ए प्लस 9D, ए क्या है 254 प्लस 9, डी क्या है -5, बहुत बढ़िया, 254 -45, ठीक है, 254 -45, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका होकर निकल जाएगा 209 भाई साहब, 209 is the 10th term of this epi from the end of this epi from the end, but this is the 10th term, this is the 10th term of this epi, but for this epi it is the 10th term from the end, it is the 10th term but from the end। और एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या है, हमको बोला था कि ये एपी है, इस एपी का 10th टर्म निकालो पीछे से, एंड से मतलब पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से निकालना है। पीछे से मतलब हमको हर वक्त तुम्हारे इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया रहेगा, हर वक्त, ठीक है। लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, वो गलत है क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट टर्म तो दिया रहता है, तो लास्ट टर्म पीछे से आएंगे, मतलब लास्ट टर्म पीछे से आएंगे, मतलब पीछे से आएंगे, एपी हमारा नया बनेगा। एपी को क्या हम रिवर्स कर दिए, इधर एपी को हम इधर, ये जो हम किए हैं क्या, एपी को इधर रिवर्स किए हैं, एपी को इधर रिवर्स किए हैं, हम उसको उल्टा दिए। 254 हमको ए मिल गया, अब हम डी कैसे निकालेंगे, ए और डी चाहिए रहता है, ए निकल गया, अब डी कैसे निकालेंगे, डी निकालने के लिए जो गिवन एपी है, गिवन एपी का जो भी डी होगा, जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उसका साइन ऑपोजिट कर देना, हमको जो रिक्वायर्ड एपी होगा वो उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ये मेरा तरीका है, ठीक है। क्या है मेरा तरीका, जो भी बहुत सारे टीचर्स इसको यूज भी करते हैं, ठीक, मतलब कॉमन तरीका है,
मैं भी इसी को यूज करता हूँ, मैं भी पढ़ाने के बाद इसको यूज करता हूँ। ठीक है, क्या तरीका है कि जो गिवन एपी होगा उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा उसका अपोजिट साइन रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस, तो रिक्वायर्ड एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। वैसा ए और डी मिल गया, अब हम निकाल दिए, ए और डी मिल गया और हमको 10th टर्म निकाल दिए। क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ में, थोड़ा सा बैक कर लो, समझ जाओगे। वैसे थोड़ा सा 1-2 मिनट बैक कर लो, समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम तरह का क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसके ऊपर हम और एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम और एक क्वेश्चन करेंगे भाई साहब, वो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन होगा। हम और एक क्वेश्चन करेंगे। चलो, और एक क्वेश्चन कहाँ का होगा? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का होगा भाई साहब। अभी तो माइक चेक नहीं करेंगे यार, थोड़ी देर बाद ही करेंगे। मतलब इतना छोटा छोटा सेशन में ऐसा लग रहा है मतलब क्या 2 मिनट पढ़ा रहा हूँ, भाग जा रहा हूँ, ये क्या होता है? ठीक है, चलो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन क्या है? द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, the fourth term from the end of an AP AP क्या है भाई साहब? AP क्या है भाई साहब? AP क्या है भाई साहब? AP क्या है? AP क्या है? -11 -8 -11 -8 -5 .49 इंच। ठीक है, यह है क्वेश्चन। क्वेश्चन में और समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में सेम चीज, उधर 10th टर्म दिया था, इधर 4th टर्म दिया है। 4th टर्म निकालो ये एपी का एंड से, 4th टर्म निकालो ये एपी का एंड से। ये एपी क्या है? मतलब हमको रिवर्स एपी लिखना पड़ेगा। ये एपी क्या है? हमको लास्ट टर्म 49 दिया, मतलब ए तो हमको पता चल गया, ए क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? ए 49 हो जाएगा, हमको पता चल गया, लेकिन डी क्या होगा? वैसे हमको रिवर्स एपी लिखना पड़ेगा, उसके लिए 49। अच्छा, डी क्या होगा? इसका तुम डी निकालो, उसका साइन ऑपोजिट करते हैं। इसका डी क्या होगा? -8 प्लस -11 -8 -8 सॉरी -8 -11। ठीक है, ऐसा होगा -8 -11, मतलब डी निकालने के लिए A2 -A1 ना, A2 -A1। ठीक है, ऐसा निकलता है -8 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 3 -3, डी हो गया -3। अब निकालो 49 प्लस -3 माना 49 -3, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई साहब? 50 जगह करते तो 46 हो जाएगा। इतना क्या कंफ्यूज हो रहा है भाई तू? ठीक है, 43 हो जाएगा। मैं पता नहीं आज प्लस माइनस में इतना क्यों अटक रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 40 हो जाएगा और फलान लिख देना, ऐसा 37 ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, ओके। तो हमारा क्या निकालना है? हमको फोर्थ टर्म निकालना है, मतलब A4 इक्वल टू A प्लस 3D। ए क्या है? 49 प्लस 3D क्या है? -3। मैंने बोला बहुत बढ़िया। ठीक है, 49 प्लस नहीं माइनस 9 इक्वल टू 40। फोर्थ टर्म हो जाएगा अपने पास 40। फोर्थ टर्म हो जाएगा अपने पास 40। क्वेश्चन समझ में आया? इजी था, इजी था, इजी था। पिछला क्वेश्चन अगर समझ पाए हो, ये क्वेश्चन श्योरली समझ पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा भी समझने के लिए, मुश्किल तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा सा टिपिकल है। मैं आपको समझा दूंगा, आप समझ जाओगे अगर ध्यान से सुनोगे तो। इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन। किसी में आया हुआ है क्वेश्चन? नहीं, तब भी फिर भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो भाई साहब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करवाना जा रहा हूं, उसको तुम स्टार मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना भाई साहब, स्टार मार्क कर लेना। ओ भाई साहब क्या करनी है? ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। वो एक सीक्वेंस दिया, सीक्वेंस का मतलब मैं आपको पिछले लेक्चर बता चुका हूं। इन द सीक्वेंस 3 6 9 12 3, अच्छा इधर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। सीक्वेंस 3 6, समझाने के लिए इजी होगा मुझे, 9 12 111, ये है ना? बिल्कुल, ये है अपने पास क्वेश्चन। स्टार मार्क लगाया क्यों? ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने स्टार मार्क लगाया। स्टार मार्क लगाने का महत्व ये है, मतलब तात्पर्य ये है, महत्व नहीं, तात्पर्य है कि ये क्वेश्चन बच्चे समझ नहीं पाते। क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, ये वाला, या फिर एपी भी बोल सकते हो, सीक्वेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, ये वाला एपी में कितना टर्म होगा टोटल? अब बच्चा पगला रहा है कि भाई साहब टोटल टर्म कितना होगा, ये तो हमने निकाला, सिखाई नहीं। तो भाई साहब मैंने बोला मैं सिखाऊंगा ना, टोटल टर्म कैसे निकालना है। देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन में
अगर सपोज सपोज ये फाइनाइट टर्म, फाइनाइट एपी है सब, ठीक है, ये फाइनाइट एपी है, ये फुल स्टॉप है। चेक, सपोज ये है 2 7 13, ठीक है, 2 7 13 नहीं 12, 13 नहीं 12, 2 7 12, ठीक है, 2 7 12 18 नहीं मतलब 17 17 ऐसा, और एक लिख देते हैं, और एक लिख देते हैं, ठीक है, और एक लिख देते हैं, और एक लिख देते हैं 22, ठीक है, स्टॉप 22। अगर मैं तुझे बोलूं, अगर मैं तुझे बोलूं कि तू मुझे बता इधर टोटल टर्म कितना है, हमको टोटल टर्म ही निकालना है, इधर टोटल टर्म कितना है, इधर टोटल टर्म तू मुझे गिन के बता देगा भाई साहब कि यार दोस्त, सत्य दोस्त, ये 1 2 3 4 5, इधर टोटल टर्म 5 टर्म है। कितने हैं? 5 टर्म है टोटल, टोटल 5 टर्म से, टोटल 5 टर्म से। वैसे ही इधर बोला है कि कितना टर्म्स निकालना है, लेकिन ये बीच का गायब कर दिया है, बीच का डॉट डॉट करके छोड़ दिया है। देख इधर और एक तरीका है, तू तो इधर गिन के बता दिया, गिन, अगर बहुत लंबा होता तो क्या करता, इधर तुम गिन के बता दिया, छोटा था 5 टर्म है। अगर 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 मैं तुझे बोलूं और एक तरीका है इसका, और एक तरीका क्या, अगर मैं बोलूं ये कौन सा टर्म पे है, 22 इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी, 22 इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी, ये कौन सा पोजीशन पे है, तू बोलेगा ये 5th पोजीशन पे है, तू बोलेगा ये 5th पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे 5 टर्म भी तो है। लॉजिक समझ पा रहा है? 5 5 5 5। अगर कोई भी एपी है, अगर हम पता लगा ले कि उसका लास्ट टर्म का पोजीशन क्या है, अगर लास्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म का एन का वैल्यू या फिर लास्ट टर्म का पोजीशन क्या है, अगर पता लगा ले, हमको पता लगा कितना टर्म है, क्योंकि लास्ट टर्म तो होल्ड कर रहा हूं लास्ट पोजीशन। सपोज कि इसमें 20 टर्म होगा तो 20वां टर्म लास्ट टर्म तो 20वां टर्म होगा ना। सपोज कि इसमें 50 टर्म होगा तो 50वीं टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म हम निकाल ले कौन सा पोजीशन पे है तो हमारे पास निकल जाएगा कितना टर्म है, जैसे इधर। समझ में आएगा, समझ में आएगा, समझ में आएगा। तो ऐसा सेम तरीका लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, ए एन इक्वल टू लेट, सेम चीज हम करते हैं, सेम चीज हम करते हैं, लेट nth टर्म, हमको नहीं पता कौन सा टर्म है, ठीक है, कितना टर्म है, लेट nth टर्म 111, हम लास्ट टर्म, हमको लास्ट टर्म, हाँ लास्ट टर्म क्या है 111, तो हम मानते हैं हमको नहीं पता कौन सा टर्म है। अगर देख हमको अगर 111 कौन सा टर्म पे है वो अगर पता चल जाए तो हम आंसर बता देंगे। तो हमको नहीं पता 111 कितना टर्म पे है, तो हम nth टर्म मानते हैं, लेट nth टर्म भी 111 मतलब 111, हिंदी में बोल रहा तो मतलब थोड़ा सा देख लेना, मेरा मतलब आदत है मुझे हिंदी में बोलने का, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू 111, ए प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 111, ठीक है। ए क्या है भाई साहब 3, मैंने बोला बहुत बढ़िया, एन माइनस 1 मैंने बोला बहुत बढ़िया, एन तो हमको निकालना है, डी क्या है 3, अच्छा 3 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू, तो माइनस 3 से प्लस 3 गया, माइनस 3 से प्लस 3 गया, तो n इक्वल टू 111 अपॉन में 3, ये तुम सॉल्व कर लो, 3 1 जा 3 3 जा 9, 21 3 7 जा 21, n आ गया 37, मतलब 111 37 टर्म में, मतलब टोटल टर्म में कितना होगा 37 टर्म ही होगा, ठीक है। देयरफॉर टोटल टर्म्स इक्वल टू 37, ये 37 टर्म में है ना, 111 हम निकाल लिए तो टोटल टर्म भी क्या होगा 37 ही होगा। कैसे होगा मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर से समझा दिया, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आरडी शर्मा का है और अभी से थोड़ा सा सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम 3 4 या फिर 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा अगर किसी एपी में nth टर्म के ऊपर किसी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी कॉन्सेप्ट पर, ये सब कॉन्सेप्ट पर पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है मैं आपको अभी वो वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो चलो भाई साहब, चलो भाई साहब क्वेश्चन करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन, चलो क्या है वो क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूं भाई साहब, उसके बाद आपसे बात करता हूं, आपको समझाता हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। ओके आरडी शर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है, आरडी शर्मा का क्वेश्चन है भाई साहब। मैं पहले क्वेश्चन नोट कर देता हूं, क्या है क्वेश्चन, लेट्स नोट इट। ओके तो भाई साहब क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से पढ़ा रहा भाई, कॉपी से क्या हो जा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो भाई साहब। क्वेश्चन दिया क्या है, द 6th and 7th term of an AP are 19 and 41 respectively, मतलब 19 क्या है 6th टर्म है कोई भी एपी का, 41 क्या है 17th टर्म है कोई भी एपी का।
19th टर्म में कोई भी 6th टर्म में कोई भी एपी का 19 और उस एपी का 17th टर्म में 41 रेस्पेक्टिवली दिया है। बोला है हमको 48th टर्म निकालने के लिए, 48th टर्म निकालने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। बोल हमको क्या दिया है, गिवन क्या है, 6th टर्म दिया है, मतलब छठवें टर्म पे, छठवें पोजीशन पे कौन सा टर्म आता है 19 दिया है, 17वां पोजीशन पे कौन सा टर्म आता है 41 दिया है। हमको बोला है 48th पोजीशन पर कौन सा टर्म आएगा, 48th पोजीशन पर कौन सा टर्म आएगा। और हम ये कैसे निकाले कि दो का वैल्यू दे दिया, बस छठवां पोजीशन पर कौन सा आएगा टर्म, 17वां पोजीशन पर कौन सा आएगा टर्म वो दे दिया, हम 48th टर्म कैसे निकालेंगे भाई साहब। मैं बोलूंगा जितना दिया है, मैथमेटिक्स में सही अप्रोच क्या रहता है, अगर तुमको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया कैसे करना है, जो दिया है गिवन तो लिख कम से कम, तो हम लिखते हैं ना क्या क्या दिया है वो लिखते हैं, उसके बाद अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमको क्या दिया 6th टर्म, मतलब 6th मतलब A6 क्या दिया है 19, चलो कोई बात नहीं। हमको क्या दिया है और 17th टर्म, 17th टर्म क्या दिया है 41, बहुत बढ़िया, A17 41। अच्छा इधर से हम क्या कुछ कर सकते हैं, मेरा हाँ फॉर्मूला थोड़ा सा याद आ रहा है, ये A6 को हम A+5D भी लिख सकते हैं। तूने बोला हाँ लिख तो सकते हैं भाई साहब। अच्छा इधर क्या लिख सकते हैं, A17 को A+16 भी लिखने वाला, हाँ लिख तो सकते हैं। अब इससे आगे हमको कुछ दिख नहीं रहा सॉल्व करते हुए, लेकिन हमको इधर दो इक्वेशन मिलेगा, ये तुम देख रहे हैं, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन 1 2। हमको क्वेश्चन में बोला क्या है कि 40th टर्म निकालना है, मतलब कोई भी टर्म निकालने के लिए मैंने क्या बोला, ए चाहिए डी चाहिए, ना हमारे पास इधर ए है ना हमारे पास डी है, ना ए है ना डी है, ना ए है ना डी है, तो हमारा ए और डी दो इक्वेशन है। मैथ में कोई भी दो वेरिएबल निकालने के लिए हमको दो इक्वेशन का जरूरत होता है। दो इक्वेशन अपने पास है, दो वेरिएबल निकाल दो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, कोई भी लगाओ निकालो। सपोज मैं इधर सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड बाय एलिमिनेशन, थोड़ा सा अच्छा से लिख लेना, लेकिन मैं ऐसा लिख दे रहा हूं बाय एलिमिनेशन, ठीक है। A+5D = 19, A+16D = 41 माइनस करो माइनस, अब ये एलिमिनेशन क्या है मैंने बताया, अगर तुम चैप्टर 3 नहीं पढ़े हो तो चैप्टर 3 पहले पढ़ो, तब एलिमिनेशन समझ में आएगा वैसे तुमको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11 माइनस 11D इक्वल टू, ये 41 से 19 जाएगा 22 माइनस 22, ठीक है, D इक्वल टू 2 आ जाएगा, 11 1 11 2, ठीक है। तो D आ गया अपने पास 2, मतलब D निकल गया। अब D निकलता है, D किस में, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, A निकल जाएगा। सपोज हम D को इसमें पुट करते हैं, चलो इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं, A+16D क्या है 2 इक्वल टू 41, 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 32 इक्वल टू 41। तो A क्या निकल जाएगा भाई साहब 41 माइनस 32, 41 माइनस 32, A निकल जाएगा अपने पास, A निकल जाएगा अपने पास, A मैं सही तो कर रहा हूँ ना, सही तो कर रहा हूँ ना, एक बार मल्टीप्लाई कर, हाँ 41 से 32 मतलब ये हो जाएगा अपने पास 11 से तो हो जाएगा 9 9 ही हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। तो A आ गया अपने पास 9, D आ गया अपने पास 2, A आ गया अपने पास 9, D आ गया 2, A और D निकल गया, मतलब हमको पता चल गया 40th टर्म तो आप निकाल ही सकते हो। A40 इक्वल टू क्या A+39D, A क्या है 9 प्लस 39, D क्या है 2, 39 इंटू 2 क्या है, कर लो भाई सब, 9 2 जा 18, 78 78, तो ये हो जाएगा 87, 87 इज योर आंसर, 87 इज योर आंसर। सिंपल, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा, कुछ नहीं है। हमको बोला था कि 6th टर्म दिया हूं मैं, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं तुमको 6th टर्म दिया हूं, 17th टर्म दिया हूं, तुम 40th टर्म निकाल कर दिखाओ। हमको जितना पता था उतना किया है, एक दो इक्वेशन निकल गया, दो इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, ए निकल गया, डी निकल गया, ए निकल गया, डी निकल गया, तो 40th टर्म निकाल दिया, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं भाई साहब। इसी बेस के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम कुछ तमाम क्वेश्चन, अभी 4-5 क्वेश्चन, कितना 1 2 3, हाँ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अब हम और 3 क्वेश्चन करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन अगर एपी में nth टर्म से ज्यादा प्रोबेबिलिटी, मतलब पिछले जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं इस कॉन्सेप्ट से प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है क्वेश्चन पूछे, तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं और थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चन मतलब मोटा 4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करवा दिया और 3 क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ देखते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई 2015 इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2015 में आया हुआ है, और मुझे गर्मी बहुत हो रहा है, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं,
क्वेश्चन क्या बताया है, देखो भाई साहब, क्या मैं एक बार माइक चेक कर लूं और पानी पी लूं, या फिर ये क्वेश्चन करके करें, या फिर ये क्वेश्चन करके करें? चलो ये क्वेश्चन करके करते हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद मैं एक बार माइक चेक और पानी भी पी लूंगा, गला बहुत सूख गया यार। ठीक है, क्वेश्चन मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। देखो भाई साहब, क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि फिफ्थ टर्म, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, कोई भी एपी है उसका फिफ्थ टर्म हमको दिया है 31, मैंने बोला बहुत बढ़िया, फिफ्थ टर्म 31 दिया, एंड 25th टर्म इज 140। ठीक है, फिफ्थ टर्म 31 दिया, 25th टर्म 140 दिया। नहीं नहीं नहीं, अरे अरे अरे, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना भाई साहब। देखो ऐसा गलती हो सकता है और मैंने आपको वो गलती करके दिखा दिया है, ऐसा गलती मत करना। क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। 25th टर्म क्या दिया है, 140 मोर देन फिफ्थ टर्म, ये दिया है अपने को 25th टर्म। इसको थोड़ा सा अच्छे से मिट गया, ये 140। ठीक है, हमारे पास दिया क्या है, जो गिवन है वो लिखते हैं। A5 दिया है हमको 31, A25 हमको क्या दिया है, A25 हमको दिया है, A25 क्या दिया है, इज मतलब इज इक्वल टू, अगर तुम वर्ड प्रॉब्लम क्या हो ना चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का, तो तुमको ये फटाक से कर दोगे तुम। ठीक है, इज 140 मोर देन, 140 मोर देन मतलब 140 ज्यादा फिफ्थ टर्म से। और एक बार देखो 25th टर्म क्या, 25th टर्म 140 मोर देन फिफ्थ टर्म। 25th टर्म क्या है, जो 25th टर्म है वो पांचवा टर्म से 140 ज्यादा है, मतलब 140 प्लस पांचवा टर्म A5। अब दोनों का सॉल्व करो, मतलब इक्वेशन वगैरह निकालो, दो इक्वेशन वगैरह A D निकालो, उसके बाद हमको बोला है फाइंड द, अच्छा फाइंड द एपी निकालना है, ए और डी निकालना है, फिर एपी निकाल दो। ठीक है, सिंपल है, सॉल्व करते हैं भाई साहब, सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये a प्लस 4d इक्वल टू 31, ये एक इक्वेशन आ गया अपने पास, ये एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन, ये इसको नीचे सॉल्व करते हैं, नहीं तो ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे सॉल्व करते हैं। ठीक है, a प्लस 24d, मतलब लंबा खींच जाता नहीं, ठीक है, a प्लस 24d इक्वल टू 140 प्लस a प्लस 4d। अच्छा, a से a चला गया, ठीक है, 20, तो ये 4d इधर आ गया, 20d इक्वल टू 140, d इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो भाई साहब d हमारा 7 निकल गया, d तो ऐसा ही 7 निकल गया भाई साहब, d तो ऐसा ही 7 निकल गया। अब d निकल गया तो किसी भी इसी इक्वेशन में पुट कर दो, a निकल जाएगा। ठीक है, a निकल जाएगा, a प्लस 4 7 इक्वल टू 31, a प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, a3 निकल गया, a3 निकल गया, d7। अब एपी तो तुम एपी बोला है, एपी तो तुम वैसे ही फॉर्म कर सकते हो, फॉर्म में 3 एपी क्या हो जाएगा, एपी क्या हो जाएगा, देखो एपी क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7 10 प्लस 7 17, हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, तभी और निकाल दो। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 24, उसके बाद फिर हो जाएगा 24, उसके बाद फिर हो जाएगा 31, पढ़ने वाले ऐसा निकालते चलना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे एपी, ये हो गया तुम्हारा एपी, ये हो गया तुम्हारा एपी, वही निकालने के लिए बोला। हम इधर तो इजी होगा, मैं सोच रहा था इक्वेशन 1 बनाएंगे, इक्वेशन 2 बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। भाई साहब ये तो इक्वेशन 2 में ही निकल गया, डी कैंसिल कुछ डी निकल गया, तो डी निकल गया, तो ए में इधर एक इक्वेशन में पुट कर दिया, ए निकल गया, ए डी निकल गया, तो एपी निकाल दिया भाई साहब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बार पानी पी लेता हूँ और अगर माइक भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके चलो। तो भाई साहब आई एम बैक। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। क्या दिया है क्वेश्चन, यार मैं लिटरली थक गया हूँ, पता नहीं क्यों इतना लंबा लंबा लेक्चर लेता हूँ मैं, लेकिन आज इतना ही लेक्चर लेके मैं थक गया हूँ, पता नहीं क्यों। ठीक है, कोई बात नहीं, खत्म तो करना ही पड़ेगा, लेक्चर शुरू किया है तो। अभी द सम ऑफ द, यार मेरे अंदर पता नहीं क्यों ऐसा है ना, मैं अगर कुछ फील करता हूँ या थक गया हूँ या फिर दुखी फील करता हूँ, कुछ भी फील करता हूँ ना, मैं बता देता हूँ किसी को भी, पता नहीं मेरे अंदर ये क्यों है ये गुण। ठीक है चलो, है तो है, आप क्या कॉन्टेक्स्ट पे ऊपर आते हैं, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आते हैं, कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट कुछ भी ऊपर आता है, मतलब क्वेश्चन के ऊपर आता है। क्वेश्चन बोला है सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 52, 52 ही है ना कहां 57 होगा, तो 50 कहां है, क्वेश्चन कहां है, हाँ ये रहा 52, एंड द 10th टर्म इज 46, फाइंड द एपी। क्या बोला है क्वेश्चन में, सेम कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से पढ़ो। द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, मतलब फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का सम एपी का 52 है, एंड द 10th टर्म इज 46,
एंड द 10th टर्म इज 46। फाइंड द एपी। एपी फाइंड करने के लिए ए और डी चाहिए। ए और डी हम दो इक्वेशन बनाते हैं, उससे निकालते हैं। ये तो बन जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू 46। इसमें तो कुछ है ही नहीं, और इसमें तो कुछ है ही नहीं। और a प्लस 4d प्लस a प्लस 6d, सिंपल चीज, ठीक है। a 2a प्लस 10d इक्वल टू 52। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व कर दो, ये दो इक्वेशन निकल गया। तो बाय एलिमिनेशन, अगर स्पेलिंग गलत है, एलिमिनेशन, अच्छा नेशन अभी ठीक है। हाँ, तो क्या है 2a प्लस 10d इक्वल टू 52। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नहीं बोल के एलिमिनेशन के लिए, मेथड के लिए काटने के लिए सेम जरूरत होता है। क्या क्या है एलिमिनेशन मेथड, पता है? 2 इंटू कर देते हैं इधर, ठीक है। 18d और 12 92, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं भाई साहब, ठीक है। 2a प्लस 18d इक्वल टू 92। ये कैसे किया भाई साहब? अगर तुमको ये समझना है एलिमिनेशन मेथड, पिछला लेक्चर चैप्टर 3 का लेक्चर देखो, पिछला नहीं मतलब चैप्टर 3 का लेक्चर देखो, ठीक है। माइनस 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 खड़ा 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 माइनस 8d इक्वल टू 92 से 5 4, ये हो गया क्यों ना भाई 40 है क्या? D5 हो जाएगा क्या? D5 हो जाएगा क्या? D5 हो जाएगा क्या? बिल्कुल D5 हो जाएगा, बिल्कुल D5 हो जाएगा। D5 हो जाएगा तो सिंपल यार, मैं बिना बोले कर रहा हूँ क्योंकि ये तुम कर ही सकते हो, या फिर होमवर्क भी दे सकता था तुमको मैं, ठीक है। D5 हो गया तो इसमें पुट कर दो, निकल जाएगा। इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। A प्लस D5 तो 5 इंटू 9 45 इक्वल टू 46, A इक्वल टू 1। भाई साहब A और D निकल गया, AP तुम होमवर्क में निकाल लेना, इतना तो कर ही सकते हो। तुमको पता है AP कैसे निकाला, AP तुम होमवर्क में निकाल लेना, ठीक है। AP तुम होमवर्क में निकाल लेना, बस काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कुछ रिपीट करने वाला है नहीं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। बस इसमें ये था कि A5 और A7 को प्लस करो 52 आएगा। A और A10 46 दिया था, ये दो चीज दिया था हमको। AP निकालने के लिए बताया कैसे क्या, मैं आपको समझा दिया। कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा पिछले 2-3 क्वेश्चन में, ठीक है। अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई साहब, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा जरूरी सवाल है, ये आरडी से मत आया और थोड़ा सा जरूरी सवाल है भाई साहब। जरूरी मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको चलो पूरा मिटा देते हैं। चलो 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 आरडी शर्मा का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, मार्क कर लो, लो 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 लो, ठीक है। अरे क्या कर रहा है तू क्लास में? क्या अगर मुझे ऐसा बोलने वाला कोई होता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन वो है नहीं, तो क्या करे। इफ जैसे जब मम्मी पापा घर में नहीं रहते हैं तो मौज मस्ती मारते हो, अब घर में है कौन, बोलने वाला कोई नहीं है कि पढ़ो, तुम थोड़ी पढ़ते हो। वैसे मुझे कोई बोलने वाला नहीं है कि तुम क्लास में मत नाच, तो मैं नाचूंगा। ठीक है, ओके। जोक्स असाइड, भाई अंग्रेजी में अगर बोलने का ट्राई भी करता हूँ ना भाई, ऐसा ऐसा अंग्रेजी निकल, अब जोक्स अपार्ट निकल रहा था मेरा भाई, क्या, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख देता है, ठीक है। मजाक से हटकर, हाँ मजाक से हटकर, मतलब सही है, मतलब सही वर्ड है, मजाक से हटकर। ओके, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है भाई साहब, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट, मतलब सेम कॉन्सेप्ट सेम लेकिन अलग तरीका का क्वेश्चन है। सेम कॉन्सेप्ट, वो वाला गाना इसमें अप्लाई होता है, सेम सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी, ओहो, हाँ ठीक है। तो ये वाला अप्लाई होता है इधर। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है। अच्छा है 19th, ऐसा मतलब मैं तो कट कर दिया हूँ, मतलब मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया था और आंसर निकाल रहा, आंसर गलत निकाल रहा है। मैं जितना बार चेक कर रहा हूँ मैं उसको कट कर दूंगा, मतलब कट कर दिया हूँ पार्ट। लेकिन ऐसा मैं ऐसे मतलब जो 7th वाला पार्ट था ना, 7th एक तो क्वेश्चन था 7th ये दिया है, वो एक्चुअल 7th नहीं था, वो 17th था। क्या 17th जो था ना, वो 17th टर्म को मैं 7 लिख दिया था, तो आंसर गलत निकल रहा है भाई साहब। अभी इसी लेक्चर का बात कर रहा हूँ, 5-10 मतलब 5-6 क्वेश्चन के पहले का बात कर रहा हूँ, तो इसलिए बहुत सारा गलती। मैं 19 को 11 लिख दे रहा था, अब आंसर गलत था, ठीक है कोई बात नहीं।
क्वेश्चन का फोकस करो। क्वेश्चन क्या बोला है भाई साहब? ओहो, इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, हमको नाइन्थ टर्म दिया है, मतलब ए नाइन जीरो दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। प्रूफ दैट, हमको प्रूफ करने बोला, कुछ प्रूफ करने बोला है। इट्स प्रूफ दैट इट्स 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। अच्छा, हमको गिवन क्या है? हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है ए नाइन जीरो। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? ए प्लस एट डी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू माइनस एट डी। ए निकाल दिया हम इससे, ठीक है कोई बात नहीं, हम इससे ए निकाल दिया। हमको प्रूफ करने के लिए क्या बोला है? प्रूफ करो कि 29th टर्म जो है, मतलब A29 जो है, इज इक्वल टू डबल ऑफ A19। अच्छा, मतलब हमको ये प्रूफ करना है भाई साहब, ये हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? हमको A29 और A19 के साथ खेलना है, तो हम A29 और A19 निकालते हैं, A29 और A19 निकालते हैं, देखते हैं इसको डबल अगर प्रूफ करना होगा तो हो जाएगा। ठीक है, हम A29 निकालते हैं। A29 क्या है? A प्लस 28D। ए हम निकाल चुके हैं माइनस 8D प्लस 28D, 20 तो ये जगह 20D, ठीक है। ये A29 निकलेगा 28D। अब A19 निकाल, क्योंकि हमको A29 और A19 के साथ नहीं खेलना है, तो A19 निकालते A प्लस 18D, A प्लस 18D। ए क्या है? माइनस 8D प्लस 18D, तो क्या है? 10D। अब तुमको इधर तो समझ में तो आ रहा होगा, ये 20D ये 10D ये डबल तो है भाई साहब। 19 का डबल अगर करूं तो A29 तो आएगा, ये प्रूफ तो होगा। लेकिन हम करेंगे कैसे? अगर हम थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मेलिटी वाइज जाएं तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 10D। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे 10D, अगर 10D निकल जाए तो हम A19 इधर पुट कर सकता हूं, तो 2 A19। हमको यही प्रूफ करना था। A29 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 A29, हमको यही प्रूफ करना था भाई साहब। हेंस प्रूव्ड। इजी सा सवाल था, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड इजी सा था, लेकिन स्टार मार्क इसलिए क्योंकि प्रूफ करने वाला क्वेश्चन पहले तो बच्चे देख के डर जाते हैं और समझ में नहीं आता कि अप्रोच क्या लगाए। तो अप्रोच ये है भाई साहब कि हमको एक चीज दिया था A9, हम उससे A निकाल दिए, या तो D भी निकाल के करते ना, अगर D निकाल देते इधर से, D थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है सॉल्यूशन, लेकिन अगर D भी निकालते तब भी सॉल्व हो जाता। ठीक है, मैंने A निकाला 29 में, क्योंकि हमको बोला है A29 और A19 के साथ खेलना है, तो A29 और A19 निकाला। जब निकालने का हमको खुद पता चल गया 20D 10D निकाला, जब डबल खुद पता चल गया, थोड़ा सा टेक्निकल और प्रेजेंट करने के लिए हम इसको ऐसा लिख के प्रेजेंट कर दिया, प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई साहब? समझ में आ गया? बस ये है और कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं हम और कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन पर। इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था, अलग कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब। चलो चलो चलो, ओके भाई साहब, ओके भाई साहब, चलो जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी से। अभी हम 2-3 क्वेश्चन लगातार एनसीईआरटी से ही करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट उठाएंगे अपन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 are divisible by 7। क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, लेकिन करना कैसा है वो समझो। फिर भी मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ऐसा कितना 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा? 3 डिजिट नंबर क्या? 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। ये बोल रहे कि ऐसा कितना 3 डिजिट नंबर होगा, जो 7 से डिविजिबल हो, मतलब जो 7 जिसको डिवाइड करता हो। ऐसा कितना 3 डिजिट नंबर होगा जिसको 7 डिवाइड कर दे रहा हो। कैसे निकालेंगे? हमको इधर एपी फॉर्म करना पड़ेगा। हमको इधर क्या करना पड़ेगा? अप्रोच ये है कि एपी फॉर्म करना पड़ेगा। अप्रोच समझो। एपी फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे? देखो, मैं तुमको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। तुमको ये मैं कैसे समझाऊं? थोड़ा सा मुझे रुको, एक मिनट सोचने दो। तुमको मैं कैसे समझाऊं ये? चलो। तुमको मैं अगर बोला कि ये 2 है,
ठीक है, ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, ठीक है, ये 13 है, ये 18 है, ठीक है, ये 18 है, ये एक एपी है, ये एक एपी है। मैं तुमको बोला इस एपी में कितना मतलब टर्म ऐसा है, कितना टर्म ऐसा है, एक है, दो है, कितना टर्म ऐसा है जो कि 2 से डिवाइड हो रहा। तुम बोला गया पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तीसरा टर्म। ये क्या स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब इस एपी के हिसाब से स्मॉलेस्ट डिजिट जो कि 2 से डिवाइड हो रहा हो वो 2 है। लार्जेस्ट डिजिट जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है 18 है। इस एपी के हिसाब से लार्जेस्ट, इस एपी के हिसाब से लार्जेस्ट मतलब जो डिवाइड हो रहा है वो है 18 2 से। तो अगर हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकाल दें, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकाल दें, तो हम एपी फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमको कॉमन डिफरेंस तो पता है, हम 7 है, 7 से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम फर्स्ट टर्म निकाल दें, अगर कॉमन डिफरेंस 7 कैसा है नहीं समझ में आया बता हूं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकाल दे तो हम एपी फॉर्म कर सकते हैं। चलो, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारे पास, कैसे पता लगाएंगे? लोएस्ट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 7, लोएस्ट नंबर, राइट द लोएस्ट नंबर, लोएस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर निकालना है ना, lowest 3 digit number that can be divisible by 7, that can be divisible by 7 is 104, कैसे 104 5 105 हो जाएगा, 105 सबसे छोटा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है, 3 डिजिट का बात कर रहा हूं, 3 डिजिट छोटा नंबर। हाईएस्ट निकाल, मैंने क्या बोला, छोटा और बड़ा पता चल जाए तो निकल जाएगा भाई साहब, छोटा और बड़ा पता चल जाए तो निकल जाएगा भाई साहब। तो ऐसा सेम लिख दो ना, 994। तो भाई साहब थोड़ा गेट में कोई आ गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। क्या था 3 डिजिट नंबर, लोएस्ट 3 डिजिट नंबर हम पाए 105, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर हमने पाए 994। अच्छा ठीक है, 994 एंड 105। अब हम एपी बनाएंगे भाई साहब, जब एपी बनाएंगे तब तो ए और डी निकलेगा, तभी तो हम निकालेंगे, ए और डी तो चाहिए। अगर ए और डी, एपी तो बनाएंगे, एपी बनाएंगे तो ए और डी अपने आप पता चल जाएगा। तो भाई साहब आई एम बैक एंड थोड़ा सा गेट में कोई आ गया था तो वीडियो कट करना पड़ा था, ठीक है। तो हमारे पास लोएस्ट क्या आ गया, लोएस्ट डिजिट, लोएस्ट 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 7 इज 105, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 7 इज 994। हमारे पास लोएस्ट आ गया, हमारे पास हाईएस्ट आ गया। अब हम एपी फॉर्म कर सकते हैं, कैसे? ये हम ए मानेंगे, ये हम लास्ट डिजिट मानेंगे। लास्ट टर्म हमारा 994, फर्स्ट हमारा 105, डिफरेंस क्या रखेंगे, कॉमन डिफरेंस 7। देखो बनाता हूं कैसे। एपी क्या बनेगा हमारा, एपी क्या बनेगा, एपी बनेगा ए है 105। अब हम 7 का डिफरेंस लेंगे, 7 का कॉमन डिफरेंस क्यों लेंगे, क्योंकि हमको डिविजिबल ऑफ 7 बोला है भाई साहब। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 14 माइनस 7, देखो 7 1 जा 7 41। भाई साहब ये क्या है, ये एक एपी है, इसमें डिफरेंस क्या है, 7 का है भाई साहब। इंटू 2 करते हैं तो डिफरेंस प्लस माइनस में अगर देखें हम, डिफरेंस क्या रहता है, 7 का रहता है, डिफरेंस क्या रहता है, 7 का रहता है, डिफरेंस क्या रहता है, 7 का रहता है, डिफरेंस तो 7 का रहता है ना। तो वैसे ही हमको डिविजिबल बाय 7 मतलब 7 का मल्टीपल, 3 डिजिट में 7 का मल्टीपल मतलब 7 का डिफरेंस रहेगा, मतलब 7 का डिफरेंस रहेगा, इसीलिए हम कॉमन डिफरेंस 7 ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इधर आ जाएगा 112, 119, 119, ये फिर आ जाएगा 126 एंड सो ऑन गाइस, एंड सो ऑन, लास्टली अपने पास आ जाएगा 100 मतलब सॉरी 994। अब हमारे पास ए आ गया है 105, डी आ गया है 7। नाउ वी कैन फाइंड, हमको क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। अच्छा तो हम लास्ट टर्म मानते हैं, ए एन इक्वल टू 994। क्यों? क्योंकि भाई जितना टर्म इतना तक होगा भाई साहब, इसी एपी में जितना टर्म है सब 7 के द्वारा डिविजिबल है। तो हम फाइंड करते हैं इसमें कितना टोटल टर्म है। टोटल टर्म के लिए मैं आपको पिछले क्वेश्चन में करवा चुका हूं कैसे टोटल टर्म फाइंड करना है, वैसे ही। तो ठीक है, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 994। a क्या है अपने पास 105, इधर है सॉरी 105, n माइनस 1 d क्या है 7। तो भाई साहब सिंपली इधर सॉल्व हो जाएगा, 105 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 994। 105 माइनस 7 तो इधर हो जाएगा 98 आई थिंक, 98 98 900 100 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लस 7n। अगर तुमको भी ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तुम काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई महान आत्मा तो हम है नहीं कि भाई साहब पूरा भगवान तो है नहीं, ठीक है। तो
तो इधर ये हो जाएगा 9, 4 और घटेगा, ठीक है, 98 और 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 890, 896 हो जाएगा, 896 अपॉन में 7। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 128, मैं इधर पहले से निकाल के रखा था, ठीक है, 128 अपना आ जाएगा। n मतलब टोटल टर्म्स, n मतलब सुनो, n मतलब टोटल टर्म्स नहीं, n मतलब ये 128वीं टर्म में ये है, तो 128वीं टर्म में ये मतलब टोटल टर्म 128 है, 128 मतलब टोटल टर्म, 128 मतलब जितना टर्म है इसमें वो 7 का द्वारा डिविजिबल है, तो टोटल 128 टर्म्स है जो कि 7 का द्वारा डिविजिबल है, वो 3 डिजिट नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 128 3 डिजिट numbers can be divisible by 7। ओके, तो यार देखो भाई 5 मिनट को याद आ रहा है, अब मैं क्या करूं भाई साहब, ठीक है, आप किसी को आने नहीं दूंगा, ठीक है। चलो और एक बार रिपीट कर देता क्वेश्चन, क्योंकि शायद मुझे लगता है ज्यादा कट लग गया इसमें, ठीक है। क्वेश्चन हमको बोला था कि कितना ऐसा 3 डिजिट नंबर हो सकता है जो 7 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन क्या बोला था, कितना ऐसा 3 डिजिट नंबर हो सकता है जो 7 से डिविजिबल हो सकता है। हमने क्या माना कि लोएस्ट 3 डिजिट नंबर, तुम्हें अगर रटने वाला है भाई, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रट देते हैं, अब उनको अप्रोच रटवा दो कि पहले लोएस्ट निकालो, उसके बाद हाईएस्ट निकालो, उसके बाद एपी फॉर्म करो, जो दिया है उसका कॉमन डिफरेंस लेके उसके बाद तुम आराम से एडी निकाल कर सॉल्व करो, ये रटने वाले बच्चे होते हैं। लेकिन अगर तुम कॉन्सेप्चुअल बच्चे हो, रटने वाला हो तो रट लो, अगर कॉन्सेप्चुअल बच्चे हो, सुनो, हम लोएस्ट क्यों निकाले, क्योंकि हमको पता है भाई साहब 7 डिजिट, सबसे लोएस्ट नंबर 3 डिजिट नंबर 100, मैं तो ना 100, हाईएस्ट 999। अब कौन सा नंबर अभी इसके बीच में फॉल होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। अब 7 का मल्टीपल जब हम लिखेंगे, अब 7 से लेकर तो 999 तक नहीं लिखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, एपी की मदद से सॉल्व करेंगे। एपी की मदद से सॉल्व करने के लिए हम लोएस्ट लेंगे, जो कि लोएस्ट ऐसा नंबर लेंगे, ऐसा लोएस्ट 3 डिजिट नंबर लेंगे जो कि 7 से डिविजिबल हो चुके, ताकि हम उसको A1 कंसीडर कर सके। उसके बाद हम सबसे हाईएस्ट लेंगे ताकि हमको लास्ट टर्म में मिल सके। सम ऑफ द एन टर्म्स में लास्ट टर्म का आपको और सिग्निफिकेंस पता चलेगा, लेकिन एन टर्म्स में इतना लास्ट टर्म का सिग्निफिकेंस नहीं है, फिर भी ठीक है। तो हम लोएस्ट हमको मिल गया, हाईएस्ट मिल गया, लोएस्ट हाईएस्ट मिलने के बाद हमने एपी फॉर्म कर दिया, 7 का कॉमन डिफरेंस रख के, 7 का कॉमन डिफरेंस रख के एपी फॉर्म करने के बाद ए एन मतलब nth टर्म इक्वल टू 994, जो कि हम जैसे करते हैं, क्योंकि भाई देख एपी फॉर्म हो गया, लास्ट टर्म में 994, अगर हमको पता चल जाए कि इस टर्म में, इस एपी में कितना टर्म है, जितना टर्म है तो उतना ही 7 का डिविजिबल होगा 3 से, है कि नहीं, क्योंकि ये जितना नंबर ये सब 7 से डिविजिबल है। समझ में आया? तो हम टोटल टर्म्स निकाल दे, जो कि हमारा 128 निकला, और 128 3 डिजिट ऐसे नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का नहीं, जो पिछला कॉन्सेप्ट था हमारा उसी के बेस पर थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज मिलेगा तुमको क्वेश्चन में, ठीक है। चलो करते हैं उसको, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम पहले कर चुके हो, ठीक है। ओके ओके, तो ऐसे लेट मी टू राइट द क्वेश्चन। एनसीईआरटी का है भाई साहब, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन। मैं पहले राइट डाउन कर देता हूं। चल क्वेश्चन क्या बोला है देख, क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज समझने की ट्राई करना। मैं इधर एक्सेल का बात कर रहा हूँ लैंग्वेज बोल के, ठीक है। अगर तुम चैप्टर 3 चैप्टर 4 पढ़े होगे, चैप्टर 3 में तो मैं तुमको एक्सेल का मतलब समझा चुका हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं पढ़े ठीक, कोई बात नहीं, वैसे पढ़ लेना चाहिए। चैप्टर 5 में आ गया हो तो पिछले वाला चैप्टर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द एपी, हमको एपी निकालना है। क्या एपी निकालना है, क्राइटेरिया क्या दिया है या फिर क्या इंफॉर्मेशन दिया है। हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका A3 हमको जो दिया है वो लिख देते हैं, A3 हमको 16 दिया है, एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। कहने का मतलब जो 7th टर्म है, 7th टर्म क्या है, A7, वो क्या है, द 7th टर्म एक्सीड्स मतलब जैसे कि एग्जांपल मान ले, तेरे पापा और तू, चल तेरे बहन का एग्जांपल है, तेरी बहन और तू, तेरी बड़ी बहन तेरे से 5 साल बड़ी है, तेरी बहन 5 years exceeds your age, your sister exceeds your age by 5 years, your elder sister exceeds your age by 5 years। exceed मतलब 5 साल बड़ा, 5 साल बड़ा मतलब 5 बड़ा। वैसे 7th टर्म क्या है, 5 मतलब 12 बड़ा है 5वां टर्म से, 12 बड़ा है 5वां टर्म से। 7th टर्म क्या है, 12 बड़ा है, 12 बड़ा मतलब 12 प्लस है 5वां टर्म से, जो कि 5।
हो गया अपने पास दो इक्वेशन, सॉल्व करो, ए और डी निकालो, एपी निकालो, काम खत्म। एपी निकालो, काम खत्म। इसको थोड़ा सा अगर हम, ठीक है, हो गया, ओके, थोड़ा सा तो इधर से तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, a प्लस टू डी इक्वल टू 16। इधर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि इधर a7 माइनस a5, क्योंकि एक टर्म जैसा चीज को एक तरफ कर देते हैं, नंबर को एक तरफ कर देते हैं। a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल टू, ठीक है, माइनस a प्लस 4d इक्वल टू 12। तो फिर हो जाएगा a प्लस 6d, ठीक है, माइनस a प्लस 4d, माइनस 4 नहीं नहीं, तो हम इसको ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं ना, हम इसको ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं यार, ऐसा भी सॉल्व, मैं जैसे सॉल्व कर वैसे ही होगा, ठीक है, वैसे भी करेक्ट आंसर आएगा। मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, मैं भी थोड़ा सा इजी होगा मेरे लिए, ठीक है। ए से ए गया, 6d माइनस 4d 2d इक्वल टू 12, डी निकल गया आपके पास 6, डी निकल के आ गया आपके पास 6, डी निकल के आ गया। मैं फास्ट फास्ट क्यों कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, ठीक है, बस समझाने वाला चीज था ये, समझाने वाला चीज था ये मतलब खाली ये अगर पकड़े चलो और कुछ नहीं, ठीक है। अब तुम ए निकाल सकते हो, ए इधर इधर पुट कर दो भाई, डी इधर तुम पुट कर दो, a प्लस 2, डी क्या है 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 4, तो a 4 निकल गया, d 6 निकल गया, ap क्या निकल जाएगा, ap 4 10 16 23 एंड सो ऑन, 23 एंड सो ऑन। ये हो गया तेरे पास ap, ये हो गया तेरे पास आंसर। समझ में आया, कुछ रिपीट करने वाला चीज है ही नहीं इधर जो कि मैं रिपीट करूं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करते हैं भाई साहब, और एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करते हैं। चलो 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 और एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करते हैं भाई साहब। ओके, देखो, बताओ यार क्लास में मजा आता है कि नहीं आता है, ये भी बताया करो यार कमेंट्स में, ठीक है। ओके, वो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का लगातार 2-3 क्वेश्चन उठा लाया हूं मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे इंपोर्टेंट लगा तो मैं उठा लाया, ठीक है। क्वेश्चन बोला है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, अरे भाई साहब, how many multiples of 4 lie between 10 and 250, lie between 10 and 250, lie between 10 and 250। अब देख, ये पूछा है, सेम क्वेश्चन है, उधर जो मल्टीपल ऑफ 7 था, ये मल्टीपल ऑफ 4, सेम क्वेश्चन है, लेकिन बस इधर लाया थोड़ा सा भाषा बदल दिया है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया उसका क्वेश्चन पूछने का, कि कितने नंबर ऐसे होंगे जो कि 10 और 250 के बीच में लाए करेंगे। इधर एक चीज याद रखो, बिटवीन 10 एंड 250 बोला है, सो 10 एंड 250 इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज नॉट इंक्लूडेड, 10 एंड 250 इज नॉट इंक्लूडेड। समझ में आया, 10 एंड 250 इज नॉट इंक्लूडेड भाई साहब। 10 11 से शुरू होगा और 249 में रुकेगा, 10 और 250 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि बिटवीन बोला है। अगर बिटवीन बोल के इंक्लूडेड लिखता तब हम समझते हैं, अगर इंक्लूडेड होता है तो सेपरेट लिखता है क्वेश्चन में, इधर नहीं लिखा है तो हम मानेंगे इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, सेम चीज यार, बस तुमको एपी फॉर्म करना है, बस 4 का मल्टीपल जो कि 10 के बाद 4 का मल्टीपल 12, ठीक है, तो एपी बनाएंगे हम 12, 4 का हम गैप लेंगे, तो उसके बाद 16, उसके बाद 20, ठीक है, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा 2, आई थिंक लास्ट में आ जाएगा 248, ठीक है, हाँ 248। ये अपने पास निकल के आ गया एपी। कैसे निकाले, अगर आप पिछला क्वेश्चन आराम से समझे होगे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब कितना मल्टीपल्स है इसके बीच में, एपी फॉर्म हो गया, लास्ट टर्म निकाल, लास्ट टर्म कितना पोजीशन में है निकाल लेते हैं, हो जाएगा भाई साहब, कितना टर्म है पता चल जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, पिछला क्वेश्चन 7 वाला सेम कॉन्सेप्ट बार बार समझाने कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। उधर क्योंकि वो वाला क्वेश्चन मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ भाई साहब, ठीक है। ए एन इक्वल टू 248, ए प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 248, ए क्या है 12 प्लस एन माइनस 1d क्या है 4, ठीक है, 248, 12 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 248, 8 प्लस 4n इक्वल टू 248, 4n इक्वल टू 240, 8 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 1 जा, 4 6 जा, ठीक है, n इक्वल टू 60। 60 ऐसा 60 नंबर होंगे, 60 नंबर हो, तुम वो देयरफॉर करके लिख लेना, ठीक है, तुमको पता है फॉर्मेलिटी क्या कैसे मेंटेन करता है। कितना मल्टीपल होगा 4 का, 60 मल्टीपल ऐसा 4 का होगा जो कि 10 और 250 के बीच में लाया करेगा। समझ में आ गया। अगर आप वो 7 वाला क्वेश्चन समझो, ये आपको होमवर्क भी दे देता, आप कर लेते, ठीक है। ऐसा एक होमवर्क मैं आपको देता हूं,
होमवर्क में करके रखना भाई साहब, होमवर्क क्वेश्चन ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बस थोड़ा नंबर बदल दिया है। क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी नंबर्स इज बिटवीन 10 एंड 300 व्हिच डिवाइडेड बाय 4 लीव ए रिमाइंडर 3। देखो इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लीव ए रिमाइंडर 3 ये तुम अगर मतलब देख मैं तुमको पहले क्वेश्चन लिखता हूँ उसको समझाता हूँ, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स lie between 10 and 300 which divided by 4 leave a remainder 3 leave a remainder 3। समझ में आया? देखो ज्यादा कुछ नहीं है, इतना तक तो सेम ही है, विच डिवाइडेड बाय 4। अब दिक्कत तुमको इधर आ सकता है लीव ए रिमाइंडर 3। देखो यार अगर सारा मैं कॉन्सेप्ट करा के उसी के ऊपर बेस्ट के ऊपर क्वेश्चन दे दूं तो उतारा वाला हो जाएगा। थोड़ा सा बस इधर लीव ए रिमाइंडर 3 कैसे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर सॉल्व नहीं हुआ, अगर थोड़ा सा ये लास्ट में बदला, देखो मैं बस तुमको हिंट दे रहा हूँ, लास्ट में एपी का लास्ट नंबर में कुछ बदला होगा, पहले से सब कुछ सेम रहेगा, ये लास्ट में कुछ थोड़ा सा बदल देगा, कैसे क्या बदलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, सॉल्व करो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सॉल्व करने में। आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर आएगा 73, ठीक है, आंसर आएगा 73, मैं आपको बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सॉल्व करो, हो जाएगा। अगर नहीं हुआ गूगल है, तो गूगल से पहले मैं हूँ, कमेंट करो बता दूंगा, अगर कमेंट करो तो बता दूंगा, अगर कमेंट नहीं कर सकते हो, कमेंट क्यों नहीं कर सकते भाई, कमेंट करो बता दूंगा। अगर तुमको यूट्यूब से समझना है या फिर कोई ऐसा मेरे से एक्सप्लेनेशन है तो तुम यूट्यूब गूगल में सर्च कर सकते हो, आ जाएगा, बहुत ईजी है। बस तुमको इधर बस दिमाग लगाना है कि रिमाइंडर 3 क्यों आ रहा है। मैंने हिंट दे दिया, लास्ट में बदलेगा भाई साहब, पहले सेम रहेगा, लास्ट में कुछ थोड़ा बदलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जो 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना वो थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन भी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं हम इधर, थोड़ा सा अलग टाइप का, थोड़ा सा लेवल अप कर रहा हूं इधर, ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर लेवल अप कर रहा हूं, अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होमवर्क कर लेना भाई साहब, होमवर्क कर लेना यार, बता देना यार होमवर्क डन, अगर हो गया, अगर नहीं हुआ तो डाउट पूछ लो, बता दूंगा मैं कमेंट में, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ भाई साहब, ऐसा कोई कमेंट होगा नहीं जो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट लगा है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी इतना, कुछ ए मतलब ए दिया है, डी दिया, सॉरी मैं बोल रहा हूँ कुछ ए डी नहीं दिया, ए दिया है, डी दिया है, मतलब एपी मोटा मोटी दिया है, उसका लास्ट टर्म भी दे दिया है, हमको बोला है कि मिडिल टर्म फाइंड करो, इस एपी का मिडिल में क्या आएगा। अरे मिडिल में क्या आएगा मतलब, सपोज मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन, में नहीं करो, ये लास्ट है, ठीक है, लास्ट है, मान लो ये फाइनाइट नहीं है, लेकिन मान लो ना फाइनाइट है, ठीक है। अब कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये दो मिडिल में है, मिडिल में मतलब इधर से 3 इधर से 3, मिडिल में ये दो नंबर है। अगर टोटल टर्म देखो, टोटल टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इधर देखें टोटल टर्म्स 8 टर्म्स था, 8 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर जब होता है तब दो क्या होता है, दो मिडिल टर्म्स निकलते हैं, मिडिल टर्म्स को मैं एंटी लिख रहा हूं, ठीक है। सपोज मैं बोलूं 2 4 6 नहीं, मैं 3 का ले लेता हूं, 3 6 9 12, ठीक है, 15 1 2 3 4 5, देख 5 तक ले लिया। टोटल टर्म्स कितना है, टोटल टर्म मैं पूछ रहा हूं, टोटल टर्म कितना है, टोटल टर्म 5 है, मिडिल टर्म क्या है 9। इधर क्या तुम मिडिल टर्म एकला 8 या एकला 10 को बोल सकता है, नहीं, मिडिल में क्या आता है नहीं बोल सकता, लेकिन इधर बोल सकता है, इधर क्योंकि टोटल टर्म ऑड था, ये इवन था, ये ऑड था, जब भी याद रख कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, क्या है, वन मिडिल टर्म। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर टोटल टर्म्स इवन होता है तो मिडिल टर्म 2 निकलता है, अगर टोटल टर्म्स ऑड होता है तो मिडिल टर्म 1 निकलता है। अब अगर टोटल हम तो इधर पहले टोटल टर्म निकालेंगे, ठीक है, उसके पहले अगर सपोज टोटल टर्म निकला और हमको आंसर मतलब टोटल टर्म्स इवन मिला, तो दो निकलेगा, तो एक के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है, देखो मैं आपको बता देता हूं,
कॉन्सेप्ट एक चीज याद रखो, कॉन्सेप्ट क्या है या फॉर्मूला भी ये तुम बोल सकते हो। अगर इवन नंबर है, टोटल टर्म्स का बात हो रहा है, ठीक है, टोटल टर्म्स, अगर टोटल टर्म्स इवन नंबर है तो दो होगा, दो मिडिल टर्म होगा। एक मिडिल टर्म का फॉर्मूला है n/2th और एक मिडिल टर्म का फॉर्मूला है n/2 + 1th, ठीक है। अगर ऑड नंबर हुआ, टोटल टर्म अगर ऑड हुआ तो एक मिडिल टर्म n + 1/2th, ये है फॉर्मूला उसका, ये है फॉर्मूला भाई साहब उसका, ठीक है, ये है भाई साहब उसका फॉर्मूला। ये है मोटा मोटी कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। अगर इवन नंबर तो दो मिडिल टर्म, अगर ऑड नंबर तो एक मिडिल टर्म। अगर इवन नंबर तो दो मिडिल टर्म और अगर ऑड नंबर तो एक मिडिल टर्म। अब इधर टोटल टर्म निकालते हैं, देखते हैं इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, फिर एक या दो पुट करके निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो पहले सबसे पहले हमको एपी दिया है, हम पहले टोटल टर्म निकालते हैं। टोटल टर्म निकालने के लिए लास्ट टर्म दिया है 37, लेट n = 37। ये चीज तुमको पता है कैसे क्या करना है, फॉर्मेलिटीज तुम लिख लेना, a + n - n d मतलब होल इंटू डी 37, ए क्या है 213 प्लस n - 1 होल इंटू डी कितना है भाई साहब, डी कितना है भाई साहब, 7 7 5 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 ऐसे होगी। ओहो सॉरी 205 माइनस 213, 205 माइनस 213, तो ये 7 तो ये 8 हो जाएगा आई थिंक, हाँ बिल्कुल, -8 हाँ बिल्कुल बिल्कुल -8 हो जाएगा, -8 मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ठीक है, -8 हो जाएगा। तो इधर 213 प्लस -8 प्लस 8, इधर माइनस प्लस को मिटा दो, ठीक है, -8n = 37, तो 208 तो ये हो जाएगा 221 -8n = 37, तो 221 - 37 = 8n, 221 से 37 जाएगा तो 3 4 5 6 7, ये हो गया 4, ये हो गया 1 2 3, ये हो जाएगा 8 9 10, है 104 कैसे आएगा माले, मुझे पता नहीं आज के लेक्चर है प्लस माइनस में, ठीक है कोई बात नहीं, हम ऐसा ही करते ना, 220 से 30 जाएगा, ये ऐसा ही कर लेना भाई, 11 से 1 2 3 थोड़ा सा कट कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 4 11 84, अच्छा 184, तो भाई साहब इधर आ जाएगा 184 और जाएगा ये इधर आ जाएगा कितना 8n, ठीक है 8n 184 8n, तो n = 8 1 जा, ठीक है ये 8 1 जा 8 2 जा 16, 2 8 3 जा 24, तो n निकल के आ जाएगा 24, मतलब टोटल टर्म्स कितना है 24। 24 क्या है इवन नंबर, 24 क्या है इवन नंबर, 24 क्या है इवन नंबर, इवन नंबर। जब 24 इवन नंबर है तो दो निकलेंगे मिडिल टर्म, 24 इवन है तो दो मिडिल टर्म निकलेंगे भाई साहब, ये ऑर्डर आना चाहिए ना, सॉरी 23 है ना, 23 है 23, ठीक है 23 ऑड नंबर है तो एक मिडिल टर्म आएगा, एक मिडिल टर्म, तो एक मिडिल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, ये ठीक ऑड है इसलिए n + 1/2, n क्या है अपने पास 23, 24/2th, ठीक है, तो ये जगह 12th पोजीशन पर जो होगा, मतलब A12 आपको निकालना है, आपको इधर क्या पूछा है फाइंड द मिडिल टर्म पूछा है, टर्म निकालना मतलब 12th पोजीशन नहीं बताना, n नहीं बताना, टर्म निकालना है, तो A12 = A + 11d, A है अपने पास 213 प्लस 11d है अपने पास क्या रहे भाई -8, ठीक है 213 -88, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा, ये आपके पास निकल के आ जाएगा 125, एंड दिस इज योर आंसर। कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझने में टिपिकल था। क्या था, फाइंड द मिडिल टर्म, हमको एक एपी दिया, उसका बोला कि मिडिल टर्म फाइंड करो। अब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इधर कि मिडिल टर्म, भाई देखो फाइंड करने के लिए हमको टोटल टर्म पता होना चाहिए। अब टोटल टर्म अगर ऑड निकला तो एक मिडिल टर्म निकलेगा, क्यों मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, सिंपल एग्जांपल से। अगर टोटल टर्म इवन निकला तो दो मिडिल टर्म निकलेगा, क्यों एग्जांपल से समझा दिया और फॉर्मूला में आपको इधर दे दिया। इसके ऊपर और एक क्वेश्चन करते हैं भाई साहब, इसके ऊपर और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। इसके ऊपर और एक क्वेश्चन करते हैं, चलो इसके ऊपर और एक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इसके ऊपर और एक क्वेश्चन करते हैं जहां पर इवन आएगा, टोटल
टर्म्स मतलब टोटल टर्म्स आएगा इवन आएगा, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन एक तो करते हैं, माइक तो ऑन है ना भाई साहब, हाँ। टोटल टर्म्स इवन आएगा। क्या है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन वैसे कितना क्वेश्चन है देख लेंगे। ये तो आपको ये एक क्वेश्चन है ज्यादा इंपॉर्टेंट और 2-3 क्वेश्चन है, सबर पकड़ो, 3-4 क्वेश्चन और 3-4 क्वेश्चन उसके बाद खत्म, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड भाई लिखा था खाली मिटा के एपी चेंज करता था सही रहता। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या है 13-19, इतना ही दिया कंजूस 13-19, चलो इससे ही हमको पता चल जाएगा। लास्ट टर्म क्या दिया 240, देखो इसमें सबको हर वक्त आपको लास्ट टर्म दिया रहता है ऐसा क्वेश्चन में 247, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया तो टीचर को बोलो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। नाउ कैसे करना है, वही सेम टोटल टर्म्स निकाले, टोटल टर्म्स निकालेंगे। अच्छा टोटल टर्म्स निकालने के लिए लेट वेट तुम लिख लेना, मैं इतना नहीं लिख सकता भाई, लेक्चर लंबा खींच रहा है यार। ए एन इक्वल टू 247, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 247, ए क्या है 13 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है अपने पास 6, आई थिंक 6 है, आई थिंक क्या 6, तो 13 प्लस 6 एन माइनस 6 इक्वल टू 47, 3 तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6 एन इक्वल टू 247, 6n इक्वल टू 240, तो ये n निकल गया 40, अब 40 निकला इवन नंबर मतलब दो मिडिल टर्म इधर निकालो भाई साहब, वन मिडिल टर्म को मैं एम्प्टी लिख रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैं, एक का n/2 और एक का n/2 प्लस n, एक क्या n/2th, n क्या निकला अपने पास 40 मतलब 20th, और एक क्या निकल जाएगा अनदर मिडिल टर्म को मैं एम्प्टी लिख रहा हूं n/2 प्लस 1th, ठीक है। n क्या 20 नहीं 40 है, 40 21th, सिंपल 20th टर्म निकालो, 21th टर्म निकालो, ठीक है। तो निकालते हैं a20 इक्वल टू, तुम खुद कर लो या मैं कर लूं, चलो कर दिया तो कर ही देता हूं, कर दिया है तो कर ही देता हूं भाई साहब, ठीक है। 13 प्लस 19 इंटू 6, अरे भाई कितना होगा डायरेक्ट देख लेना 114 127, तो A20 आपके पास निकल के आ गया, एक मिडिल टर्म और एक मिडिल टर्म, और देखो इधर सीधा पता चल रहा है, और एक मिडिल टर्म अपने पास जैसे ये 6 है तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे 133 आएगा, लेकिन तुम फॉर्मेलिटी के लिए निकाल देना, ठीक है। a प्लस 20d फॉर्मेलिटी के लिए निकाल देना, 13 प्लस 26, 13 प्लस 120 133, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, कुछ और है नहीं। आगे बढ़ते हैं और मैं तुमको एक होमवर्क दूंगा इसी बेस्ड के ऊपर बस। हाँ ये मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, बिल्कुल होमवर्क दे सकता हूँ, ठीक है। इस बेस्ड पर नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट में पहले से करवाया, ठीक है। अच्छा चलो, तो होमवर्क में इधर आपको लिखवा देता हूँ, इधर ही लिखवा देता हूँ होमवर्क। तो होमवर्क देखो भाई साहब, होमवर्क क्या है, लगातार 2 होमवर्क में आपको देते हुए, ठीक है। सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 का क्वेश्चन है भाई साहब, सीबीएसई सैंपल पेपर में दिया गया है 2018, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 and last term is 106, find the 29th term। समझ में आया भाई साहब, कुछ नहीं है इधर, कुछ है ही नहीं इधर। बोला है एक एपी है जिसमें 50 टर्म है, टोटल 50 टर्म दे दिया है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब अगर मैं इधर तुमको थोड़ा सा हिंट दे दूं, ठीक है, इधर से मैं हिंट दे दे रहा हूँ, A3 है 12, थोड़ा सा बना के दे रहा हूँ, एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म मतलब A50, लास्ट टर्म मतलब क्या, लास्ट टर्म टोटल टर्म्स 50 है तो लास्ट टर्म A50। अगर तो तुम इतना सारा कर चुके हो तो तुमको समझ में आ जाएगा कोई 106। फाइंड द 29th टर्म, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना ना, सॉल्व करके 29th टर्म निकाल देना, AD निकाल देना, AD निकाल देना, 29th टर्म निकाल देना। ये आपका होमवर्क, क्या मैं इधर आंसर लिखा हूँ, हाँ आंसर आपका आ जाएगा 64, आंसर आपका आ जाएगा 64, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा 64, निकाल देना। अब बढ़ते हैं, रिपीटेड सवाल आ सकता है एग्जाम में, समझने में मुश्किल होता है,
तगड़ा क्वेश्चन। इतना सारा बोल दिया, लेकिन टेंशन मत लो, मैं हूं तो समझा दूंगा, जितना भी मुश्किल सवाल हो। बहुत 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 ध्यान से आराम से समझना इस क्वेश्चन को, प्लीज मेरी बात सुनो। अगर अभी तक क्वेश्चन आराम से नहीं समझा, लेट लुटा के देख रहे थे भाई साहब, आराम से समझना इस क्वेश्चन को। अगर नहीं समझोगे नहीं बनेगा, नहीं समझोगे नहीं बनेगा। ये पूरा अलग टाइप का क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन मैं अभी तक करवा चुका हूं, पूरा एक अलग साइड में जाके, मैंने अगर ये सब लेफ्ट राइट का क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड का क्वेश्चन है, पूरा राइट साइड में जाकर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन बच्चों का दिमाग के ऊपर से चला आता है, लेकिन तुम जब मेरे लेक्चर में आए हो, तुम्हारे दिमाग के ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला वैसे, क्योंकि मैं हर एक तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। देखो, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। 3 स्टार मार्क मारो, 4 स्टार मार्क मारो, 6 स्टार मार्क मारो, जितना मारना है मारो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोला है which term of the AP दिया है 65, 61, 57, 53 is its first negative term। देख भाई साहब, एक चीज देख, देखो समझो क्वेश्चन। बोला है ये एपी है, इसका कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, इसका कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल ले लूं 8 4, ठीक है, 8 4 0 -4 -8 एंड -12 एंड सो ऑन। ठीक है, देखो अब इस एपी में मुझे तू बता फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है। इस एपी में मुझे तू बता फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है? फर्स्ट नेगेटिव टर्म भैया -4 है। ये तो सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव जाने थे। फर्स्ट नेगेटिव टर्म फोर्थ टर्म है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म फोर्थ टर्म है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। वैसे ही हमको ऐसे पूछा है इधर कि कौन सा टर्म इस एपी में फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। हमको नहीं पता तो हम मानते हैं nth टर्म। हमको नहीं पता ना भाई साहब कौन सा टर्म होगा, तो लेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी nth टर्म। लेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी nth टर्म। चलो मुझे ये लिखना नहीं था लेकिन मैं लिख दिया, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ लिखने के लिए। nth मतलब an इक्वल, अच्छा अब एक बात समझो, nth मतलब an। तो हम एक क्लियर लिखे क्या, जैसे हम लिख देते लास्ट टर्म, लेट सपोज nth टर्म भी लास्ट टर्म, an इक्वल टू लास्ट टर्म जो दिया था ना वो लिख देते। इधर हम क्या लिखा, हमको तो नेगेटिव बस हमको पता है कि नंबर नेगेटिव है, हमको तो नंबर पता ही नहीं है, हम कैसे लिखेंगे। लेकिन हमको एक चीज तो पता है कि नंबर नेगेटिव होगा मतलब 0 से छोटा होगा, मतलब वी कैन राइट लेस देन 0, an विल बी लेस देन 0, क्योंकि हमको तो पता नहीं एग्जैक्ट नंबर है क्या, हमको बस पता है कि नंबर नेगेटिव है, तो क्या है 0 से छोटा ही तो होगा भाई, 0 से छोटा होगा, तो हम वही मान के चलेंगे, हमको कुछ एक्यूरेट नंबर नहीं दिया है वैसे, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, लेस देन, थोड़ा मेरा लेस देन ऐसा ही होता है, ठीक है। a क्या है 65 प्लस n तो हमको निकालना है, d क्या है भाई साहब, -4, d क्या है -4, d है -4, d है -4, d -4 ही है ना, हाँ। तो ये आ जाएगा -4n प्लस 4 लेस देन 0, तो ये आ जाएगा 69 -4n, ठीक है। -4n उधर ले जाता हूँ 69 को, ठीक है, -69। अब पॉइंट समझो, जैसे होता था वैसे हुआ, इक्वल टू में जैसे होता था वैसे हुआ, ठीक है। अब पॉइंट समझो कि -4n -69। अब तुम बोलेगा कि भैया इतना क्या सोच रहे हो, n इधर रखो, -4 को उधर ले जाओ और कैंसिल आउट करके काम खत्म करो। मैं बोला ठीक है, करेगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये जो सिंबल है ना, ये ऐसा हो जाएगा। तू बोलेगा भैया क्यों? मैं बोलूंगा क्यों का उत्तर तुझे मतलब अभी बोलने का सही टाइम नहीं है, ये हो सकता है, या फिर तुझे जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देख ये बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, मतलब 11th क्लास का चीजें हैं कि ये
साइन मतलब साइन अपोजिट क्यों हो जाता है, ये 11th क्लास की चीजें। बस तुम इतना याद रख अभी अभी के टाइम के लिए, अगर स्मॉलर देन ग्रेटर देन है मतलब इसको इन इक्वेशन बोलते हैं। अगर इक्वेशन मतलब क्या, इक्वल टू होता है, इसको इन इक्वेशन बोलते हैं। इन इक्वेशन हम 11th में पढ़ते हैं, तो अभी 10th के लिए घुसो मत इन इक्वेशन में। इन इक्वेशन में अगर प्लस माइनस हो रहा है तो दोनों तरफ सही है। अगर मल्टीप्लीकेशन डिवाइड हो रहा है, क्या बोला मैंने, अगर प्लस माइनस हो रहा है इधर से उधर उधर से उधर, सेम सिंबल सेम रहेगा, सिंबल स्मॉलर देन रहेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है, अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर इधर +4n होता तो 4 नीचे आता तो सिंबल चेंज नहीं होता, लेकिन इधर माइनस था, मैं आपको इक्वालिटी इक्वेशन में बता चुका हूं, लेकिन इधर ये माइनस था इसीलिए इधर साइन चेंज हो गया। अगर पॉजिटिव हो सिंबल, अगर सिंबल पॉजिटिव, अगर साइन पॉजिटिव है तो सिंबल सेम रहेगा, अगर ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो तो सेम ग्रेटर देन। अगर सिंबल नेगेटिव है तो अगर साइन नेगेटिव है तो सिंबल बदल जाता है, अगर साइन नेगेटिव है तो सिंबल बदल जाता है। इधर जैसे साइन नेगेटिव था, डिवीजन में क्या, अगर प्लस माइनस में होता तो नहीं होता, जैसे माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस माइनस जाता तो सिंपल जाता, इधर से गया इधर से गया, लेकिन इधर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हुआ इसीलिए साइन चेंज हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखो, क्यों क्या बाद में जान लोगे भाई साहब। 2 2 जा 2 3 जा, 2 से कटेगा नहीं तो इसको हम काट देते हैं, डायरेक्ट 4 से काटेंगे, ओके। 2 से काटने से फिर डेसिमल को डिवीजन करने से अच्छा डायरेक्ट 4 से काटते हैं, ठीक है। 4 1 जा 4, ये 69 है, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 जा 4 29, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। हमको समथिंग से मतलब नहीं है, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है मतलब 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है मतलब 18th टर्म। राउंड ऑफ कर दो, इस केस में हम 7 पॉइंट, देखो 7 पॉइंट कुछ आएगा, निकाल लेना है, 7 पॉइंट कुछ आएगा तो 7 पॉइंट कुछ जाएगा तो 18th टर्म, 7 पॉइंट मेरे हिसाब से 17.6 आ जाएगा, आई थिंक 17.6 आ जाएगा, तो उसका आप राउंड ऑफ करोगे तो 18th टर्म हो जाएगा। तो कौन सा टर्म, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो 18th टर्म ऑफ एन एपी, 18th टर्म ऑफ द एपी। हमको अच्छा टर्म भी निकालने बोला है क्या, हमको टर्म भी निकालना है क्या, हमको टर्म ही नहीं, हमको टर्म निकालना, खाली व्हिच टर्म, कौन सा टर्म, टर्म का वैल्यू निकालने नहीं बोला है। 18th टर्म ऐसा होगा, तुम देखोगे 17th टर्म जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन 18th टर्म नेगेटिव होगा। तुम अगर एपी इसको एक्सपांड करके देखना चाहते हो भी, करेक्ट मतलब वेरीफाई करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में हमको बोला था कि एक एपी दिया हूं, मतलब एपी दिया हूं मतलब एक एपी दिया था, एक एपी में वो बोला था कि इसमें सबसे पहला नेगेटिव टर्म कौन सा पोजीशन पे आएगा, सबसे पहला नेगेटिव टर्म कौन सा पोजीशन पे आएगा। तो हमने हमारा दिमाग लगाया, हमको एक्यूरेट नहीं दिया था, इक्वल नेगेटिव टर्म दिया था, लेस देन 0 कर दिया, सॉल्व किए, कैसे किया मैंने आपको बता दिया। तो हमको 18th पोजीशन ऐसा लगा जो कि पहला नेगेटिव टर्म होगा। भाई साहब आगे बढ़ते हैं, अभी जो 2 क्वेश्चन आएंगे, लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, तगड़े धमाकेदार, ये तो तगड़ा था ही, इससे मतलब अब जो क्वेश्चन करवाओ ना तो वो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, मतलब लास्ट वाला कैलकुलेशन टफ है, अभी वाला थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चलो दिखाता हूँ, समझाता हूँ, सब कुछ करवाता हूँ आपको, सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है। आ जाओ धीरे धीरे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम मिटते जा रहा है। चैप्टर खत्म होने से पहले, मतलब ये नाम मिटने से पहले हम चैप्टर खत्म करते हैं, मतलब लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। चैप्टर तो हम खत्म कर ही लेंगे और 2 लेक्चर में, ठीक है। क्वेश्चन में पहले नोट डाउन करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, प्लीज ध्यान से। सीबीएसई 2008 स्टार मार्क जितना करना है कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई साहब, समझो क्वेश्चन को, पीएच क्यूएच देख के डरना नहीं, लेकिन पीएच क्यूएच देखे डरना नहीं भाई साहब, समझो बस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन बोला है इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q, pth टर्म क्या है बताता हूं, एंड qth टर्म इज p, प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। मतलब हमको कुछ प्रूफ करने बोला है, ये nth टर्म हमको प्रूफ करना बोला है, मतलब nth टर्म हमको निकालना है लास्ट में जाके। लेकिन हमको दिया क्या है, pth टर्म कुछ दिया है, nth टर्म कुछ दिया है। अब pth टर्म nth टर्म क्या होता है, देखो जैसे
nth टर्म होता है। nth टर्म को हम क्या बोलते हैं, an। nth टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर n होता है। nth टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर n होता है और हम कुछ ये फॉर्मूला लिखते हैं। pth टर्म हम तब बोलेंगे जब इधर p होगा, जब इधर p होगा, ये है pth टर्म। ये क्या हो जाएगा, a प्लस, बस n की जगह p लग जाएगा। qth टर्म कब बोलेंगे, जब इधर q होगा, जब इधर q होगा पोजीशन पे, जब q होगा q माइनस 1 d। और दो चीजें याद रखो, mnth टर्म कब बोलेंगे, जब इधर a mn होगा, m इंटू एन, a m इंटू एन पोजिशन, तब हम बोलेंगे mnth टर्म। इसको बोलते हैं क्या, mnth टर्म। mnth टर्म इसको हम बोलेंगे mnth टर्म। a प्लस सेम चीज, बस इधर mn माइनस 1 d। अगर मैं बोलूं a m प्लस 1, ये क्या होगा, सेम चीज m प्लस nth टर्म। क्या हो जाएगा, m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म। सिंपल, a प्लस m प्लस n माइनस 1 होल इंटू d। सेम चीज, कुछ नहीं। p के मतलब ये, d q का मतलब ये, बस n था तो nth बुला रहे थे, p है तो pth बुलाएंगे, q है तो qth बुलाएंगे, mn है तो mnth बुलाएंगे, m प्लस n है तो m प्लस nth बुलाएंगे। तेरा नाम, अगर मेरा नाम सत्या है तो सत्याथ बुलाएंगे। बस समझ में आ गया। अब चलो क्वेश्चन में, बोला हमको pth टर्म मतलब ap क्या है, q, और क्या qth टर्म aq p दिया है। अब इसका मतलब क्या, हम अभी सीखे p माइनस 1 d इक्वल टू q। बहुत बढ़िया भाई साहब। ए क्यू इक्वल टू, मतलब सॉरी, ए क्यू हम क्या सीखे अभी, a प्लस क्यू माइनस 1 होल इंटू डी इक्वल टू पी। ये इक्वेशन 1, इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब या तो तुम सब्स्टिट्यूशन करो या तो एलिमिनेशन से करो। मुझे लगता है एलिमिनेशन करने से ज्यादा इजी रहेगा, तो हम एलिमिनेशन से करते हैं भाई साहब। बाय एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं इसको। तभी तो यार nth टर्म कैसे निकालेंगे, जब a और d निकलेगा तभी तो nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म हमको निकालना है ना, a और d तो पहले निकालें, ठीक है। तो इससे हम a और d निकालेंगे, a प्लस p माइनस 1 सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इधर भी लिख लेना, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, q a प्लस q माइनस 1 d इक्वल टू p प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस p से मतलब प्लस a से माइनस a कटा, तो p माइनस 1 d माइनस q माइनस 1 d इक्वल टू q माइनस पी। बस अभी जो है इसको सॉल्व करना है, इसको बस मैं भी तुम अटक सकते हो, इसको सॉल्व करना है। देखो बस इसको खोल दो, पी डी मल्टीप्लाई कर दो, पी डी सॉरी माइनस क्यू क्यों लिख रहा हूं, इन माइनस डी, बस खोल दो इसको। क्या है ये, क्यू डी माइनस डी इक्वल टू क्यू माइनस पी, और खोलो पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी इक्वल टू क्यू माइनस पी। प्लस डी से माइनस डी गया, आगे देखो, आगे देखो इधर। अब पी डी माइनस क्यू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी। घबराना नहीं, आराम से करो। इधर से हम डी कॉमन ले लेंगे, हमको जो दिख रहा है बस हम वही कर रहे हैं, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस पी। अब हमको दिख रहा है पी माइनस क्यू माइनस पी कट सकता है, तो हम डी को रख के एक सेकंड, डी भी निकालना है, क्यू माइनस पी अपॉन में पी माइनस क्यू। अब मैंने तुमको ट्रिग्नोमेट्री में एक तरीका सिखाया था कि अगर सेम, अगर डिजिट सेम है, डिजिट इधर तुम वेरिएबल बोल दो, वेरिएबल सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो साइन चेंज करने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते, तो ये क्या हो जाता है, पी माइनस क्यू। तो देखो ना माइनस पी, तो इसको खोलोगे माइनस पी प्लस क्यू, इधर प्लस क्यू माइनस पी, वही तो था, पी माइनस क्यू कैंसिल आउट, डी आ गया माइनस 1, सिंपल, डी आ गया माइनस 1। अब डी आ गया, तुम किधर भी पुट करो, ए निकालो, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। अब डी निकल गया, किधर भी पुट करो, ए निकालो भाई साहब, किधर भी पुट करो, ए निकालो। पुट इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1, पुट डी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। देख भाई साहब क्या है, ए प्लस पी माइनस 1, डी क्या है माइनस 1 इक्वल टू क्यू। तो इधर से तुम्हारे पास ए निकल जाएगा, डी निकल गया, ए निकल जाएगा, तो nth टर्म निकाल देंगे, ठीक है। अब ये निकलेगा कि नहीं हमको देखना पड़ेगा प्रूफ, ठीक है। ए प्लस ए निकालना है, माइनस पी, इधर हम टोटल माइनस ही करते, ए माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू क्यू। तो हमको ए निकालना, ए एक साइड रख के उधर सारा चीज भेज देते हैं, ए मतलब क्यू प्लस पी माइनस 1। तो हमारे पास ए निकल गया, ये डी निकल गया, ए एन मतलब nth टर्म निकाल देते। देखो इधर देखो, इधर देखो, अभी देखो मुझे जहां जगह मिल रहा है मैं वही करता रहूं। हमको बोला है nth टर्म ये निकाला, प्रूफ करो, चलो nth टर्म निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी, nth मतलब n मतलब nth, ठीक है। ए क्या है, क्यू प्लस पी माइनस 1, ध्यान से, ठीक है, n माइनस 1
डी क्या है -1। चलो q प्लस ए एन q प्लस p -1 -n +1 -1 से +1 गया ए एन इक्वल टू p प्लस q मतलब q प्लस p प्लस q -n। हैंस प्रूव्ड हुआ कि नहीं? हैंस प्रूव्ड हुआ कि नहीं भाई साहब? हैंस प्रूव्ड हुआ कि नहीं? यही निकला कि ए एन हमको बोला था प्रूफ दैट इज nth टर्म मतलब ए एन इज p प्लस q -n p प्लस q -n हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? बस थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा सा टिपिकल था, मैं मानता हूँ थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो स्टार मार्क थोड़ा टिपिकल है। क्वेश्चन रिपीटेड होता है, वैसे रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसको ध्यान से और एक बार 2 बार 3 बार रिपीट करके सॉल्व करना है इसको। क्या है, हमको pth टर्म दिया था, p और q का कॉन्सेप्ट आप समझे, pth टर्म और qth टर्म दिया था, हमको 2 निकला, हम एलिमिनेशन से d निकाल दिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर था, मतलब इधर उधर थोड़ा सा टिपिकल था, d निकाल दिए, फिर d को पुट करके किसी भी इक्वेशन में a निकाल दिए, a और d मिल गया, nth टर्म निकाल दिया, nth टर्म हमको प्रूफ करने वाला था, वही निकल गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेशन टफ वाला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, कैलकुलेशन इधर बच्चे फंस सकते हैं, कैलकुलेशन में बिल्कुल फंस सकते हैं, मैं बोलूंगा 90 to 95% बच्चे इस कैलकुलेशन में फंसेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन। देखो क्या है कैलकुलेशन, लास्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे, ठीक है? ओके भाई साहब, चलो जी, चलो 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 लो 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 चलो लो। क्वेश्चन क्या है देख लो भाई साहब, सीबीएसई भाई साहब कितना बार आया देखो, सीबीएसई टर्म 1 में आया है, टर्म 2 में आया है, टर्म 3 में आया है, 2019 में भी आया, 2019 का टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 तीनों टर्म में आया है भाई साहब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन टफ है, इसलिए मतलब 3 स्टार लगा रहा, मात्रा भी नहीं भाई साहब, 3 स्टार बहुत होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं पहले नोट कर देता हूँ। देख क्वेश्चन समझने में सिंपल है, बस कैलकुलेशन टफ है। क्या बोला है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। देखो nth टर्म और mth टर्म तुमको भी समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं बता चुका हूं। मतलब क्या am nth टर्म an, सिंपल, ठीक है। एंड m इज नॉट इक्वल टू 0, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस क्वेश्चन में है लेकिन सिग्निफिकेंस बताऊंगा। सो दैट द m प्लस nth टर्म, m प्लस nth भी पिछला क्वेश्चन में बताया था, टर्म ऑफ द एपी इज 0। मतलब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि, हमको देखो ये प्रूफ करना है एम प्लस एन इक्वल टू 0, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है, हमको ये प्रूफ कुछ करना है, ठीक है। अच्छा हमको अब दिया क्या है, देखो m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स मतलब m इंटू mth am ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू n टाइम्स मतलब n इंटू को इंटू नहीं लिखते हैं, n इंटू इट्स द nth टर्म मतलब an। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, बस m क्या होगा, ये इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो क्योंकि अंदर वाला ब्रैकेट रहेगा, m माइनस 1 d इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1 d। बहुत धीरे से सॉल्व करो, कैलकुलेशन थोड़ा सा तगड़ा जा सकता है, ठीक है, ध्यान देकर सॉल्व करो। m को जैसे कि वैसे रखने देते हैं, a प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो md माइनस d, md माइनस डी इक्वल टू n a प्लस nd माइनस डी, nd माइनस डी। अब क्या करो, अब जितना है सारा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इधर ma कर दो, ma प्लस m स्क्वायर d कर दो माइनस md कर दो, ठीक है, na प्लस n स्क्वायर d माइनस nd। अब तुम एक चीज देख अब तुम आगे बढ़ सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग जाके आगे बढ़ूंगा ना, हमको प्रूफ करना है 0, तो कहीं ना कहीं हमारे राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड में 0 तो रहना चाहिए, क्योंकि हमको 0 प्रूफ करना है ना। सपोज तो मान ले इधर हमारा एम प्लस nth टर्म आ गया, एम प्लस एन nth टर्म आ गया, एम प्लस nth टर्म आ गया, तो ये 0 तो रहना चाहिए, 0 प्रूफ करना, तो इधर अगर 0 रहेगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, इस सारे चीज को एक साइड लेते हैं, एक साइड 0 करते हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट में 0 चाहिए, क्योंकि हमको प्रूफ 0 करना है, तो इसलिए हम एक साइड सब कुछ रख के एक साइड 0 कर देते हैं, ठीक है। हम एक साइड सब कुछ ले आते हैं, देखो क्या है, एम ए माइनस एन ए प्लस एम स्क्वायर डी, लाइक टर्म्स को मैं एक साथ लिख रहा हूं, एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन डी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब इधर से क्या कॉमन जाएगा, ए कॉमन जाएगा, ले लो, एम माइनस एन बचा, इधर से क्या कॉमन जाएगा, डी कॉमन जाएगा, ले लो, प्लस डी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बचा, इधर से क्या कॉमन जाएगा, डी कॉमन जाएगा, ले लो, एन माइनस एम बचेगा, एन माइनस एम बचेगा, या फिर इधर तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, माइनस डी कॉमन ले लो,
m माइनस n बचेगा। ठीक है कि मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि इधर m माइनस सारे में m माइनस n मुझे दिख रहा है, तो मैं भी आगे जाके कॉमन निकल सकता है, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। अब इसको इधर थोड़ा अगर ध्यान से देखो, ये सिमिलर वैसा रखो, इधर अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो भाई साहब, इधर अगर तुम थोड़ा ध्यान, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल इंटू एम माइनस बी लगा दो, एम प्लस एन होल इंटू एम माइनस एन लगा दो भाई साहब, माइनस डी एम माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब आगे आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। इधर देखो क्या है, ए एम माइनस एन प्लस, ठीक है, प्लस इधर हम क्या करेंगे, अच्छा अच्छा एक चीज अच्छा, इधर हम और आगे बढ़ने से पहले इधर हम देख, एक चीज देख, इधर m माइनस एन है, इधर भी m माइनस एन है, इधर भी m माइनस एन है, क्या हम ये तीनों को कॉमन ले लेते भाई साहब, एक सेम चीज है तो कॉमन लेते, क्या ले लेंगे, m माइनस एन कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा क्या, अब थोड़ा सा ना इधर में भी लंबा खींच सकता है, तो इधर थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ठीक है, m माइनस एन कॉमन ले लेंगे, m माइनस एन कॉमन ले लेंगे, इधर बच जाएगा क्या a, ठीक है, और एक ब्रैकेट a प्लस इधर बच जाएगा d होल इंटू m प्लस एन, बहुत बढ़िया, इधर बच जाएगा माइनस डी, इधर बच जाएगा माइनस डी इक्वल टू जीरो। देखो अब ये m माइनस एन जैसा है उसको वैसा रहने दो। अब इधर हम क्या कर सकते हैं, इधर देख a प्लस आ गया, हमको दिख रहा है m प्लस एन भी आ गया है, a भी आ गया है, लेकिन इधर d दो बार है, तो d को भी एक साथ कर लेते हैं, a प्लस d को भी, अगर मैं इधर d को एक साथ कर लूं तो इधर m प्लस एन माइनस वन हो जाएगा। अरे भाई d को मैं एक साथ कर लिया तो इधर माइनस डी था, तो d कॉमन चला गया माइनस वन, ठीक है, तो ब्रैकेट इक्वल टू जीरो, तो m माइनस एन, अब देखो हो ही गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a m प्लस एन इक्वल टू जीरो। अब जैसे फैक्टराइजेशन में हम जैसे करते हैं, जैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में, ये m माइनस एन इक्वल टू जीरो एंड a प्लस एम माइनस एन एम प्लस एन इक्वल टू जीरो, ये निकल गया आपका हैंड्स प्रूव्ड। हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड, हमको यही प्रूव करना बताया था, हमको यही प्रूफ करना बताया था, जीरो m प्लस एन टर्म हमको जीरो प्रूफ करना बताया था, देखो हो गया। अब ये बात सुनो, ये क्यों नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ऐसा क्यों, ये चीज इधर हमको बोला है m इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन इधर हम जब करेंगे, अगर मैं इधर n को उधर साइड भेजूं तो इधर तो m इक्वल टू n आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमको क्वेश्चन में मना किया है, हमको बोला m इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो दिस कैन बी पॉसिबल बट एंड दिस इज पॉसिबल एंड हैंस प्रूव्ड। कुछ नहीं था, बस p q m प्लस n, इसी में थोड़ा दो क्वेश्चन खेले हम, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा टिपिकल था, ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, अगर समझ में आए थोड़ा सा बैक चला जाओ समझ जाओगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर, अगर आप लास्ट तक रुके हो तो ठीक है भाई साहब। आज हम nth टर्म के ऊपर पूरा तगड़े तगड़े क्वेश्चन कर दिए, इसके बाहर के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में भी नहीं आए, मुझे लगता है मैं 99% क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया हूं। मैं भी अगर एक दो क्वेश्चन कहीं पर रह गया, वैसे मैं रिवेंडर वाला थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क दिया, आपको सोचने का एक मौका दिया, आप सोचो उसको, ठीक है। एक दो ऐसा कॉन्सेप्ट अगर बाय एनी चांस, मुझे तो नहीं पता अभी तक, मुझे तो लगता है मैं सब कुछ कवर कर चुका हूं, अगर कभी किसी भी बुक में, कोई रेफरेंस बुक में अगर कुछ आपको मिल जाए थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है जो कि लेक्चर में डिस्कस नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ा सा मे भी 1% या आधा % ऐसा हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं कोई बड़ा महात्मा नहीं हूं, मैं सब कुछ, मैं दुनिया में जितना मैथमेटिक्स है सारा उठा के लेक्चर में सारा करवा दूं, लेक्चर में लिमिटेड ही करवा सकता हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सम ऑफ nth टर्म करेंगे, जो कि बहुत ईजी है, उसके ऊपर उसका फॉर्मूला, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में सीबीक्यू मतलब केस बेस्ड स्टडी और कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, टाटा गुड बाय, नमस्कार, अपना ख्याल रखो और मजे करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मत छोड़ना, क्योंकि इन मैथमेटिक्स आई कैन से प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस विल साइन यू ऑफ, ओके, साइन यू ऑफ या प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करोगे फ्लाइंग कलर से पास हो गए, मतलब बहुत जबरदस्त रेट आ जाएगा, 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, अगर आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं छोड़ोगे तो, ठीक है। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, नमस्कार, अपना ख्याल रखो।